नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक सीधे साधे किसान, एक चालाक पड़ोसन और किस्मत के अनोखे खेल की दास्तां है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरी नीयत से किए गए काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और जिनका मिलना लिखा होता है उन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक गांव था, रामपुर, जहां मोहन नाम का एक किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता का नाम हरिराम था तथा माँ का नाम पार्वती था। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो चुके थे, तो मोहन खाली समय में माता पिता के पास रहता और उनकी सेवा करता और दिन के समय में अपने खेत में काम करता। उसके पास अपनी अच्छी खेती बाड़ी थी, बाग में फलदार वृक्ष थे, दरवाजे पर 3-4 अच्छी नस्ल की गायें थी। मोहन कुल मिलाकर एक सफल और अच्छा किसान था। वह माता पिता की आज्ञा मानता था। परिणाम था कि बेकार में आवारागर्दी करते हुए गांव में नहीं घूमता था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि वह आवश्यकता से ज्यादा सीधा था। उसके पिता उतने बूढ़े भी नहीं थे कि घर पर पड़े रहे। वह रोज गाय की चरवाही कर दिया करते थे। गांव के पास में जंगल था जिसमें ले जाकर गायों को 4-5 घंटे चरा दिया करते थे। हालांकि मोहन उन्हें मना करता था कि आप मेरी गैर मौजूदगी में माँ की देखभाल कर दिया करो। माँ समय से पहले ही बूढ़ी हो गई है, शायद उन्हें कोई बीमारी है। उसके बाल काले से उजले हो गए हैं। हालांकि माँ के बाल समय के साथ उजले हुए थे, वह कोई बीमार नहीं थी। घर का काम वही करती थी। घर का काम भी आज की तरह आसान नहीं था। रोज रोटी बनाने से पहले गेहूं को हाथ से चलने वाली चक्की में पीसना पड़ता था। चावल बनाना हो तो पहले धान को ओखली में डालकर मूसल से कूटना पड़ता था, तब धान से चावल अलग हो पाता था। फिर उसे सूप से भूसी साफ कर चावल निकालना पड़ता था। फिर भोजन बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर तब भोजन बनता था। स्त्रियों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मोहन की माँ भोजन के अलावा गाय के दूध की दही जमाती, उसे माखन निकालती, फिर मक्खन से घी बनाती। घी को गांव का बनिया खरीद ले जाता और दूर बाजार में बेचकर मुनाफा कमाता। वह पूरे गांव के किसानों का घी खरीदता। उस गांव से कोई दूध नहीं खरीदता था क्योंकि आसपास कोई बाजार नहीं था। गांव में सभी किसान थे और सभी के पास गाय और भैंस थी। तो मोहन के पिता हरिराम गाय की रखवाली और चराने का काम कर देते थे, तो मोहन गायों का दूध निकालता और खेती का काम देख लिया करता था। माता पिता को एक चिंता लगी थी कि बेटे का ब्याह हो जाए। यह स्वभाव का इतना सरल है कि अपने से कुछ नहीं कर पाएगा। हम खुद प्रयास कर ब्याह नहीं कराए तो यह कुंवारा ही रह जाएगा। हमारे गांव की परंपरा है कि लड़की वाले यह लड़का देखने नहीं आते, बल्कि लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं। लड़के वाले ही लड़की ढूंढते हैं। पसंद आ जाने पर फिर ब्याह की तिथि तय होती है। फिर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जाते हैं। तब दोनों का ब्याह होता है और फिर दूसरे दिन दुल्हन को साथ लेकर अपने घर लौट आते हैं। हरिराम ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, तुम भोला से बेटे के ब्याह की बात चलाओ। भोला अब तक 200 लड़कों को घोड़ी चढ़ा चुका है। वह चाहेगा तो हमारा बेटा मोहन भी घोड़ी चढ़ जाएगा। मोहन की माँ बोली कि आप ठीक कहते हो, मैं उससे बात करती हूँ। भोला पता नहीं कब घर पर रहता है, वो घूमंतु आदमी है। हरिराम बोला कि उसकी पत्नी घर में होगी, वह बता देगी कि कब घर आता है, या उसे आने का समय पता नहीं होगा तो उससे बोल देना कि जब कभी भोला घर आए तो उसे हमारे घर भेज देना। स्त्री बोली कि आप ठीक कहते हो, मैं आज समय निकालकर दोपहर में जाऊंगी। मोहन की माँ घर का काम निपटाकर दोपहर में भोला के घर गई। भोला का घर गांव से पश्चिम में था। संयोग से जब मोहन की माँ पहुंची तभी भोला आ गया। मोहन की माँ खुश हुई कि चलो काम बन गया। उन्होंने भोला से कहा कि बबुआ भोला, मैं तुम्हें ही ढूंढती हुई आई हूँ। तुम घूम घूम कर दूसरे गांव के घरों में दीपक जला रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने घर का ख्याल नहीं है। अरे, तुम्हारा भतीजा मोहन अब तक कुंवारा है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। भोला बोला कि भाभी, बड़ी उचित समय पर आई हो। श्रीपुर के मंगू सेठ की बेटी का रिश्ता मुझे तय कराने को मिला है। लड़की बहुत अच्छी है, काफी चतुर है। वो मोहन से भी ज्यादा चतुर है। वह घर में आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लेगी। मोहन की माँ बोली कि बबुआ, मुझे चतुर बहू ही चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि मोहन बहुत भोला है।
इतना सीधा है कि दूसरे उससे बेगारी करा लेते हैं, बाग का फल मुफ्त में ले लेते हैं, घर से अनाज भी उठाकर किसी को मुफ्त में दे देता है। हमारी पड़ोस ने तो उसे फुसलाकर गाय का दूध ले लेती है। अब खाने पीने की चीज है तो मैं भी संकोचवश पाबंदी नहीं लगाती, लेकिन बहू के आ जाने पर मोहन मनमानी नहीं कर पाएगा और पड़ोसनों को तो मोहन से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। मोहन की एक पड़ोसन थी, चंपा। वह मंगल की पत्नी थी। पति पत्नी दोनों ही जुगाड़ू थे। मुफ्तखोरी उन्हें अच्छा लगता था। मंगल की पत्नी चंपा मोहन से बहुत खुल मिलकर रहती थी। अधिकार तो मोहन पर ऐसे जताती थी मानो वह उसकी पत्नी हो। मोहन की मां ने कई बार मोहन को समझाया भी था कि तुम्हें तेज स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। तुम अभी अविवाहित हो, तुम्हारे कदम बहक सकते हैं। हम खाते पीते संपन्न लोग हैं, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए। लेकिन मां के बहुत समझाने के बाद भी मोहन नहीं मानता था। जब कभी वह इशारे से बुलाती तो उसके घर चला जाता था। हाँ, एक बात थी कि मां से बच बचाकर जाता था। तो मां पहुंच गई थी भोला के पास। भोला ने रिश्ता सुझा भी दिया। तो मोहन की मां बोली कि बबुआ, तुम ये रिश्ता पक्का करा दो, मैं तुम्हें एक जोड़ी पीली धोती और 100 चांदी के सिक्के उपहार में दे दूंगी। भोला बोला कि उन सब चीजों की क्या जरूरत है, भला मैं मोहन के ब्याह कराने के लिए रिश्वत लूंगा। मोहन के दिन इतने भी बुरे नहीं हुए हैं कि ब्याह के लिए रिश्वत देनी पड़े या बहू खरीद कर लानी पड़े। मोहन की मां बोली कि बबुआ, मैं कोई रिश्वत थोड़े ही दे रही हूँ, अगुआ को देना पड़ता है। आखिर अगुआ का भी तो पेट होता है, उसका परिवार होता है, उसे कपड़े पहनने होते हैं। तब भोला बोला कि जब तुम मुझ पर इतना ही खुश हो तो ज्यादा कुछ नहीं, 1 बोरी चावल दे देना और धोती तो एक भी जल जाएगी। हाँ, देवरानी को एक साड़ी दे देना, रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए। मोहन की मां बोली कि चावल तो अभी मोहन से भिजवा देती हूँ। वह घर आई और मोहन से बोली कि बेटा, अभी इसी वक्त भोला के घर 1 बोरी चावल देकर आओ। मोहन बोला, माँ, तुम यह क्या कह रही हो, भला भोला के घर चावल क्यों दे आऊं? माँ बोली कि बहस मत करो, जो मैं कहती हूँ उतना ही करो, तुरंत चावल भोला के घर दे आओ। मोहन बोला, वह तो मैं दे आऊंगा, मगर कारण तो तुम्हें बताना पड़ेगा। माँ बोली कि मोहन, मेरे से तुम्हारा बाप भी कोई सवाल जवाब नहीं करता और तुम अभी बच्चे हो, जाओ चावल दे आओ। मोहन 1 बोरी चावल उठाकर भोला के घर दे आया। उसे चावल ले जाते हुए चंपा ने देख लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मोहन बोरी लेकर कहाँ जा रहा है, वह भी गांव के पश्चिम तरफ तो इसका खेत भी नहीं है। उसने सोच लिया कि जब लौटेगा तो पूछ लेगी, मेरे घर में भी तो चावल गेहूं खत्म है, उससे लेना है। जब मोहन लौटा तो चंपा ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन उसने भी इशारे से बता दिया कि अभी नहीं, माँ देख रही है। वह घर आया तो फिर से माँ से पूछना चाहा, लेकिन माँ ने पहले ही उसे कई काम बता देना चाहा। वो बोली कि तुम्हारे पिता खाना खाकर नहीं गए हैं, उनको खाना लेकर जाओ, वहां से लौटना तो लकड़ी काट कर लेते आना, घर में सूखी लकड़ी खत्म हो गई है। मोहन को माँ की बात मानकर फिर से जाना पड़ा। वह अब इस बात को भूल गया कि माँ ने क्यों चावल भोला को भिजवाया है, लेकिन चंपा नहीं भूली थी। वो शाम के वक्त गांव से बाहर ही मोहन से मिल ली और बोली कि मोहन, तुम बोरी लेकर कहाँ गए थे? मोहन बोला कि माँ ने चावल भोला को भिजवाया था। चंपा बोली कि माँ जी ने क्यों चावल भोला को भिजवाया था? उसके घर तो चावल की कोई कमी रही ही नहीं है, उसके पास बिन मांगे लोग सामान दे जाते हैं। मोहन बोला कि शायद उसने माँ से चावल खरीदा होगा। चंपा बोली कि नहीं मोहन बबुआ, ये बात नहीं है, बात कोई और है। और क्या बात है? वो तो माँ जी ही बता सकती है, तुम उनसे किसी भी तरह पूछ लो, नहीं बताती है तो हट करके पूछ लो। उनसे कहना कि नहीं बताओगी तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, वह तुरंत बता देंगी। मोहन बोला कि ठीक है, मैं पता कर लूंगा, पता लग जाने पर तुम्हें अवश्य बताऊंगा। वो घर आ गया और माँ से बोला कि माँ, तुम मुझे अपना बेटा समझती ही नहीं, जबकि मैं तुम्हारी खूब सेवा करता हूँ, पिताजी की सेवा करता हूँ, लेकिन कोई भी बात तुम मुझसे छिपा लेती हो। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि घर में क्या चल रहा है, जबकि घर का सारा काम तो मैं ही करता हूँ। मैं तो घर में एक नौकर भी नहीं हूँ, नौकर को भी घर की जानकारी होती है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा। माँ बोली कि अरे ओ बावले, मैं तुमसे घर की बात इसलिए नहीं बताती
कि तू एक औरत की तरह उसका प्रचार करता फिरेगा। कोई भी बात तेरे अंदर पचती ही नहीं है। ऊपर से चंपा से तेरा याराना है। बार बार मना करती हूँ कि पड़ोस की स्त्रियों से कोई मतलब मत रख, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। चंपा से वैसे चिपका रहता है मानो तुम्हारी पत्नी हो, अपनी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखता। तो मैंने तेरे पैर में बेड़िया डालने का विचार कर लिया है। मैंने भूला से बात चलाई है। वो श्रीपुर में एक लड़की देखाया है, वह मंगू सेठ की लड़की है। जल्दी ही तो घोड़ी चढ़ जाएगा, मगर इस बात को किसी से बताना नहीं, चंपा से तो बिल्कुल नहीं। मोहन बोला कि माँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अरे मैं भला अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारने लगा? मैं किसी से नहीं बताऊंगा। मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे कि जल्दी ही उसका ब्याह हो जाएगा। वो गांव में किसी से इस बारे में बात भी नहीं करेगा। वो रात में एक बार चंपा के पास जरूर जाता था, लेकिन अब वह उसके पास जाना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा कि दूसरे की स्त्री से बात करना, उससे संबंध रखना खतरे से खाली नहीं है। वह किसी दिन मेरे लिए समस्या बन सकती है, मुझे बदनाम कर सकती है। वह अपने स्वार्थ के लिए मुझसे संबंध रखती है, मगर मेरा उसके घर आना जाना ठीक नहीं है। वो रात होने पर आज चुपके से उसके घर नहीं गया, बल्कि अपने घर में रहा। सुबह उठने के बाद वह खेत में काम करने चला गया। उधर भोला की पत्नी चंपा काफी परेशान थी। उसके घर में राशन खत्म हो चुका था। मंगल बिल्कुल बेकार आदमी था। दिन भर फालतू का घूमता, लोगों पर बातें बनाता, फिर गांव से बाहर चबूतरे पर सो रहता। चंपा को भी स्त्रियों में बैठकर चुगली करने की आदत थी। मोहन को उसने मोहजाल में फंसा लिया था। रात को उसका हाथ पैर की मालिश कर देती थी, तो बदले में वह चुपके से अनाज और कभी कभी कुछ पैसे उसे दे दिया करता था। मोहन के पास जमीन ज्यादा थी, उपज ज्यादा होती थी। उसके घर अन्न की कोई कमी नहीं थी, तो 2-4 बोरी महीने में इधर उधर कर देता था। उतने से चंपा गुड़िया रानी थी। बैठे बिठाए उसके दिन मौज मस्ती से कट रहे थे। मगर जब मोहन ने अनदेखी कर दी तो उसे खतरा महसूस होने लगा। उसने सोची कि किसी तरह शाम में मोहन को अपने घर बुला लेगी। तो मोहन की माँ भी अब सजग थी कि मोहन घर से बाहर न जाए। शाम में मोहन आया तो फिर उसे समझाया कि तुम कोई गलती मत करना, किसी से ब्याह वाली बात शेयर मत करना, और चंपा के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। स्त्रियों के पास स्त्री को ही जाना चाहिए। किसी पुरुष को गैर स्त्री के घर तो रात में भूल से भी नहीं जाना चाहिए। तो मोहन फिर रात को अपने घर में सो रहा। चंपा के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने अपनी पड़ोसनों से मांग कर देख भी लिया था, तो उसकी पड़ोसनों ने इनकार कर दिया था तथा उसे हिदायत दे डाली थी कि कुछ काम धंधा कर लिया करो। पति को सलाह दो कि वह कुछ कर लिया करे। इस तरह मुफ्त में कोई तुम्हारी कितने दिन मदद करेगा। अपने पति से कहो कि कोई काम कर लिया करे। पड़ोसन जानती थी कि मोहन से इसके कुछ लोचा है, दोनों में प्रेम प्रसंग है, वरना मुफ्त में कोई किसी पर अपना धन नहीं लुटाता। पुरुषों में यही तो एक कमी है कि बिना स्वार्थ के किसी स्त्री से दोस्ती नहीं रखते, वह उसकी तरफ देखते ही नहीं। लेकिन जब स्त्री उसे खुला निमंत्रण दे देती हाय, तो उस पर अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। चंपा समझ गई थी कि अब उसका कोई मदद नहीं करने वाला। मोहन अब मेरे पास नहीं आने वाला। वह सुबह की भूखी थी, तो दोपहर में पति के घर आने पर उस पर भड़क गई कि आप दिन भर गांव में घूमते रहते हो, कोई काम नहीं करते, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तब मंगल बोला कि भाग्यवान, क्या मोहन ने कोई मदद नहीं की? तब चंपा बोली कि मेरा पति आप हो, मोहन नहीं है। उसकी माँ जब उस पर कढ़ाई कर देंगी तो वो मेरे घर की तरफ आएगा भी नहीं, और फिर मैं उस पर भरोसा क्यों करूं? वह मेरा लगता क्या है? मंगल बोला कि तुम तो जानती हो मुझसे कुछ होगा नहीं। अगर मेरे से कुछ हो पाता तो तुम मोहन से दोस्ती नहीं कर लेती। तुम्हारे उसके संबंध को मैं जानता हूँ, फिर भी इसलिए चुप हूँ क्योंकि वह तेरा खर्चा चलाता है, कपड़े देता है, उसी के अन्न और पैसे से मेरा भी पेट भरता है। किसी भी संबंध से बड़ी भूख है। भूखा आदमी हर तरह का समझौता कर सकता है। मुझे भी मोहन और तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, तुम उस दोस्ती को हरगिज मत तोड़ना। चंपा बोली कि वह अब जा चुका है, 2 दिन से मेरे घर की तरफ देखता भी नहीं। अब पहले आप आज के भोजन का प्रबंध करो, बाद में मैं कोई उपाय देखती हूँ। मंगल अब कहाँ से पैसे का प्रबंध करे, कहाँ से अन्न पाए? वो चुपचाप गांव से बाहर जाकर चबूतरे पर सो रहा। वो शाम में भी घर नहीं आया। चंपा की हालत बिगड़ रही थी। वो घर से निकलकर मोहन के खेत में चली गई और उसे देखकर रोने लगी।
कि मोहन बबुआ, तुम मुझे भूल गए हो, जबकि मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। तुम मेरे पति की तरह हो, तभी तो मैं तुम्हें हर सुख पहुंचाती हूँ, हाथ पैर की मालिश कर देती हूँ। तुम अपने नहीं होते तो मैं तुम्हें छूती ही क्यों? देखो, कल से घर में एक दाना नहीं है, क्या तुम मुझे भूखे मार डालोगे? मोहन बोला कि नहीं, मैं भूखे तुम्हें मारने की बात कहाँ कर रहा हूँ। कुछ मदद कर दूंगा, एक बोरी अनाज आज पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं हमेशा मदद नहीं कर सकता। चंपा बोली कि क्यों, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? मैं तो कब से कहती हूँ कि रात में मेरे घर ही रहा करो, अब नहीं रहते तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब बहुत मजबूर हो गई हूँ। देखना, आज कुछ बंदोबस्त कर देना, कुछ पैसे का भी बंदोबस्त कर देना। मोहन बोला कि मैं अनाज दे दूंगा, उसी से काम चलाओ, और हाँ, मंगल भैया से बोलो कि वह कुछ काम कर लिया करे, मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तुम जाओ, कोई स्त्री हमें बात करते देख ली तो मेरी माँ से बता देगी। माँ मेरा पहरा एक पहरेदार की तरह करती है। मैं 2 दिन से इसीलिए तुम्हारे घर नहीं आया और रोज आ भी नहीं सकूंगा। तुम्हें अब खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चंपा भी सोची कि यहाँ बात करना ठीक नहीं, और बात तो बाद में भी हो जाएगी। वह घर लौट गई। मोहन शाम में घर लौटा तो देखा कि माँ घर में नहीं है, यानी भोला के घर गई है। पिता अभी गाय लेकर लौटे नहीं है, तो वह तुरंत एक बोरी अनाज उठाया और चंपा के घर दे आया। चंपा बोली कि रात में आ जाना, मैं आपकी सेवा कर दूंगी, भोजन भी मेरे घर में ही खा लेना। मोहन बोला कि बड़ी मुश्किल से आया हूं, रात में आने की गारंटी नहीं दे सकता। चंपा बोली कि आधी रात में भी फुर्सत मिले तो आ जाना, मेरे घर का दरवाजा खुला रहेगा। मोहन लौट गया। वो घर गया तो उसकी माँ आती हुई दिखी। वह आश्वस्त हुआ कि माँ ने नहीं देखा है कि मैंने चंपा की कोई मदद की है। माँ आते ही बोली कि मोहन, मैं भोला के यहाँ गई थी, वो 3-4 दिन में लड़की के पिता को लेकर आएगा, वह तुम्हें देखने आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़की देखने श्रीपुर जाऊंगी, मंगू सेठ के घर। मैं लड़की देखकर कल शाम तक लौट आऊंगी। देखना, तुम कोई गड़बड़ मत करना, अपनी घर से एक मुट्ठी अनाज उस डायन चंपा को मत देना। तुम्हें उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, 10-15 दिन में तेरी पत्नी आ जाएगी, तुम अपनी पत्नी के साथ रहना। मोहन बोला कि माँ, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन तुम शंका करने लगती हो। अरे, चंपा से पहले मिलता था, मगर हमारी उसकी कट्टी हो गई है। वह मेरे से बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं करता। वह मेरे घर की तरफ नहीं देखती, मैं उसके घर की तरफ नहीं देखता, बात बराबर। और वह कोई मेरी पत्नी थोड़े ही है। मोहन की माँ बोली कि बेटा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं जानती हूँ तू उससे अंतरंग संबंध में रहा है, यह एक गलत बात है, लेकिन अब जो गलती कर दी है उसे नहीं दोहराना है। डूबता हुआ आदमी मुर्दे के सहारे भी नदी पार कर जाता है, लेकिन नदी पार करते ही उस मुर्दे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वह उससे लिपटा नहीं रहता, उसे अपने घर नहीं ले जाता, उस पर कोई छड़ावा नहीं चढ़ाता। इसलिए अपनी गलतियों को मुर्दा समझ लो और मुर्दे को भूल जाओ। वह बोली कि देखो, तुम्हारे पिताजी गायों को लेकर आ गए हैं, तुम उन गायों को बंधवा दो, फिर दूध निकाल लाओ, मैं तब तक भोजन बना देती हूँ। वो भोजन बनाकर पति और बेटे को खिला दी तथा पति से बोली कि जल्दी सो जाओ, हमें कल श्रीपुर चलना है लड़की देखने। श्रीपुर 10 कोस दूर है, हो सकता है हम कल रात लौट भी न पाए। अब घर 2 दिन अकेले मोहन को संभालना पड़ेगा। माँ ने उसे देर रात तक समझाया कि कैसे रहना, किसी से बात मत करना, ब्याह की चर्चा पर अकेले में भी मत बड़बड़ाना, वरना हम काम बनाने जा रहे हैं और तुम बना बनाया काम बिगाड़ मत देना। दोनों सुबह में श्रीपुर के लिए निकल गए तो मोहन घर में अकेला रह गया। इस बात की खबर चंपा को लग गई। उसने मोहन को अपने पास बुलाया तो मोहन व्यस्त होने का बहाना बनाकर काम पर निकल गया। उसे खेत देखना था, गायों की रखवाली करनी थी, खेत से घास लाना था, तो काम में व्यस्त हो गया। लेकिन चंपा उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, जिसमें उसे जानना था कि मोहन के माता पिता कहाँ गए हैं। उनके साथ भोला भी गया है। भोला का मुख्य पेशा किसी का शादी ब्याह कराना है। जरूर मोहन के ब्याह का कुछ मामला है जो मोहन हमसे छिपा रहा है। हे भगवान, यदि मेरी शंका सच निकली तो गजब हो जाएगा। मोहन की पत्नी घर में आ गई तो मोहन मुझे पहचानेगा भी नहीं, मेरा खर्चा कहाँ से चल पाएगा, मुझे अनाज और पैसा कौन देगा। थोड़ी सी खातिरदारी में मेरा सारा खर्च ही चला देता है।
वो अब मोहन के माता पिता के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब हो उठी। मोहन शाम में घर आया तो उसने बोली कि जरा मेरे घर आ जाना, आज बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। मोहन बोला कि मैं आज नहीं आ सकता, मेरे माता पिता मेरे घर पर नहीं है, मुझे घर की रखवाली करनी है, वह आज रात नहीं आने वाले। चंपा बोली कि वे दोनों गए कहाँ हैं? मोहन बोला कि बूढ़े हो गए हैं, गए होंगे कहीं घूमने फिरने। चंपा समझ गई कि मोहन मुझसे कुछ छिपा रहा है, ये अब मेरे से विमुख हो रहा है। पहले छोटी से छोटी बात मेरे से शेयर कर देता था, लेकिन अब मेरे से ही रात छिपा रहा है। वो बोली कि मोहन, तुम अकेले घर में कैसे रहोगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा? मोहन बोला कि नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा, कई बार अकेले रहा हूं। चंपा बोली, झूठ बोल रहे हो, तुम 2 बार अकेले रहे हो और दोनों बार मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा था और उसी वक्त से तुम मेरे संपर्क में हो, तो फिर आज क्यों नहीं कहते कि भाभी रात को घर आ जाना, मुझे डर लगता है। मोहन बोला कि तब मैं बहुत छोटा था, अब बड़ा हो गया हूँ। चंपा बोली कि उतने बड़े नहीं हुए हो जो सामने बरगद वाली डायन का मुकाबला कर सको। मोहन बोला कि भाभी सचमुच बरगद के पेड़ पर डायन रहती है? चंपा बोली कि और नहीं तो क्या, मैं कई बार देखी भी हूं। मोहन बोला कि तब तो भाभी आप मेरे घर ही आकर सोना, अकेले में मुझे बहुत डर लगेगा। चंपा तो यही चाहती थी, फिर भी बोली कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं, ये मेरे पति मेरे पड़ोसनों को पता चल गया तो मैं तो घर और गांव से निकाल दी जाऊंगी। मोहन बोला कि अब कोई जुगाड़ लगाकर आ जाना, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चंपा बोली कि अब तुम्हारे लिए मुझे फांसी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाऊंगी, मैं तुम्हारे भैया को खाना खिलाने और सो जाने के बाद आ जाऊंगी, दरवाजा खुला रखना। मोहन बोला कि अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कहीं दरवाजा खुला देख चुड़ैल मेरे घर में आ गई तो मेरा गला दबा देगी। तब चंपा बोली कि चुड़ैल आधी रात के बाद चलती है, मैं तो उससे पहले आ जाऊंगी। वह घर चली गई और अपने जाहिल पति से बोली कि अब हमारी नाव डूबने वाली है, अब आप ही इसमें कुछ कर सकते हो। मोहन जैसे बेवकूफ का ब्याह होने वाला है, आप उस ब्याह को काट सकते हो। आप गांव से बाहर चबूतरे पर पड़े रहते हो, जबकि गांव में आने के लिए एकमात्र रास्ता है। अब जब मोहन के पिता और माँ श्रीपुर गए हैं तो लड़की वाले भी जल्दी ही लड़के को देखने आएंगे। वह लड़के के घर आने से पहले लड़के के बारे में जान लेना चाहेंगे। वह जरूर चबूतरे पर बैठे आदमी से पूछेंगे कि मोहन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। आप उसमें जितना खटाई मिला सकते हो मिला देना, ऐसा मिलाना कि लगे कि खीर में नमक डाल दिया गया है। मंगल बोला कि भाग्यवान, मुझ पर जरा भी शंका मत करो, मैं ऐसा ब्याह काटूंगा कि उसे कोई जोड़ नहीं पाएगा। वह घर से निकलकर चला गया। उसे अब खाने की कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मोहन ने 4 बोरी अन्न पहुंचा दिया था। मंगल मोहन का अन्न खाकर उसी की थाली में छेद करने चला था। मोहन के माता पिता लौट आए थे। उन्होंने मोहन से बताया कि लड़की बहुत अच्छी है, बात भी सकारात्मक रही है। परसों मंगू सेठ तुम्हें देखने आ रहे हैं। यदि तुमने कोई गड़बड़ी नहीं की होगी तो समझ लो तुम घोड़ी चढ़ जाओगे, हमारी बहू घर में आ जाएगी। लेकिन तुम अपना मुंह चंपा के आगे खोल दिया होगा तो तुम्हारा भगवान मालिक है। ये बात खुद भोला कह गया है। तुम्हारे और चंपा के संबंध भले ही हम नहीं जानते हो या आंखें बंद किए हो, मगर गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि तू उसके घर में रात को मिलता है, उसके खर्चे तुम चलाते हो। तुम्हारे खर्चे पर सिर्फ चंपा ही नहीं पलती, उसका निकम्मा पति भी पलता है। वह इतना गया गुजरा आदमी है कि अपनी लंपट स्त्री के भरोसे जीता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मगर बातें ऐसा करता है मानो इस गांव का जमींदार है। मोहन बोला कि माँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैंने उससे दूरी बना ली है। पहले भी मैं उससे सिर्फ बातें किया करता था, अब पड़ोसन हाय और भूखे मरने लगे तो दया आ ही जाती है, तो मैंने पहले कुछ मदद कर दिया था। माँ बोली कि बेटा ठीक कह रहा है, पहले तू थोड़ा मदद कर देता था और अब वह खुद व्यापार करती है। अरे वह आज भी कुछ नहीं करती और तेरी मूर्खता के कारण बैठकर खाती है। हम तेरा भला करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तू अपनी जड़ खुद खोद रहा है। अब भगवान जाने कि रात में क्या गुल खिलाया होगा। खैर छोड़ो, हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें देखने के लिए मंगू सेठ आने वाले हैं। तुम उनके सामने बड़ी शालीनता से पेश आना, जरा भी बेवकूफी मत करना। मोहन भले ही माँ से झूठ बोल रहा था,
लेकिन उसने गलती तो कर दी थी। उधर 2 दिन पलक झपकने के बराबर में गुजर गए। मंगू सेठ मोहन को देखने के लिए श्रीपुर से चल दिए। जब रामपुर के पास आए तो उनके मन में कई तरह के विचार उठने लगे कि कोई भी आदमी अपने बेटा बेटी की बुराई नहीं करता। लड़के में चाहे लाख अवगुण हो, लेकिन माँ बाप के लिए उनका बेटा संसार का सबसे सुंदर बेटा होता है। हो सकता है हरिराम और भोला ने भी मोहन के बारे में कुछ छिपाया हो, तो हम गांव में जाने से पहले ही पता कर लेते हैं कि मोहन किस तरह का लड़का है। वह गांव से बाहर चबूतरे के पास रुक गए। चबूतरे पर पहले से मंगल बैठा था। वह तो इंतजार ही मंगू सेठ का कर रहा था। मंगू सेठ ने पूछ बैठे कि भाई, मुझे हरिराम के घर जाना है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता हरिराम के बेटे से करना चाहता हूँ। उनका घर द्वार कैसा है, खेती बाड़ी है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि लड़का कैसा है। मंगल बोला कि आप हरिराम के घर जा रहे हो? अरे हरिराम के क्या कहने, गांव में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं की है। बाग बगीचे भी खूब हरे भरे हैं। घर का तो पूछना ही नहीं है। घर में चांद सूरज की ज्योति, घर में बरसे हीरा मोती। मंगू सेठ बोले कि इसका मतलब घर खंडहर है, ऊपर छप्पर भी नहीं है। मंगल बोला नहीं, आप गलत समझ गए। घर उनका खूब शानदार है। घर बार सब ठीक है, उनका बेटा भी ठीक ही है। उसमें सिर्फ एक कमी नहीं होती तो वैसा लड़का दीपक लेकर ढूंढने से कहीं नहीं मिलता। क्या शालीनता है उसमें, आने जाने वाले मुसाफिरों का भी प्रणाम करता रहता है। सेवा भावना तो उसमें कूट कूट कर भरी है। आपके लिए ठीक ही है। मंगू सेठ बोले कि आप उसमें कोई एक कमी बता रहे थे। मंगल बोला छोड़िए उन छोटी मोटी कमियों को। भला कौन आदमी होगा जिसमें कोई कमी ना हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती है। मंगू बोला कि कोई बड़ी कमी नहीं है तो ब्याह होते ही वह कमी दूर हो जाएगी। मंगू सेठ बोला कि वो कमी क्या है, मैं भी तो जरा सुनूं। मंगल बोला कि आप जानकर क्या करोगे। मैंने कहा न कि ब्याह होते ही सब ठीक हो जाएगा। मंगू सेठ बोला कि देखिए, आप बेवकूफी वाली बात मत करो। अगर कुछ उसके बारे में जानते हो तो बताओ, इस तरह मुझे उल्लू मत बनाओ। हर गांव में 1-2 आदमी मिल जाते हैं जो बात को घुमाने लगते हैं। अरे जो बात है साफ साफ बोल दो। मंगल बोला कि उसे एक रोग है, वह किसी भी स्त्री की नाक दांत से पकड़ लेता है। कई को तो काट भी दिया है, कई बार उसके लिए पीटा भी गया है, लेकिन बुरी आदत है, छूटती नहीं। परंतु अब उसकी आदत छूट जाएगी। मंगू सेठ बोले कि कैसे छूट जाएगी। तब मंगल बोला कि अब वह सिर्फ आपकी बेटी की नाक कान काटेगा, दूसरी स्त्रियां उससे बच जाएंगी। मंगू सेठ बोले कि मुझे उस मूर्ख से बेटी का ब्याह ही नहीं करना। वह आदमी है या कुत्ता है जो स्त्रियों की नाक कान काट खाता है। मंगू सेठ वहां से ही अपने गांव को लौट चले। रास्ते में एक आदमी और मिल गया, उसका नाम घर खाली था। मंगू सेठ ने हरिराम का विवरण उस आदमी से पूछ लिया तो घर खाली ने बताया कि हरिराम सम्मानित आदमी है। उनका बेटा बहुत सरल स्वभाव का है। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। वैसा लड़का हमारे गांव में कोई नहीं है। तब मंगू सेठ बोले कि आप मोहन के बारे में कुछ छिपा रहे हो। वहां चबूतरे पर बैठा आदमी बता रहा था कि मोहन स्त्रियों को दांत से काट लेता है। तब घर खाली बोला कि आप उसकी बात मान गए। अरे उससे तो अपनी पत्नी संभलती नहीं। भला हो मोहन का, जो उसकी स्त्री को दाना पानी डाल देता है, बेचारी किसी तरह जी लेती है। मोहन दयावान व्यक्ति है, उससे पड़ोसनों का दुख देखा नहीं जाता है, वह मदद करता रहता है। आप हरिराम के पास जाओ, मोहन से मिलो, तब आपको पता चल जाएगा। मंगू सेठ समझ गए कि पेड़ के पास बैठा आदमी गांव का कांटा है। वह हरिराम के घर गए तो हरिराम ने मंगू सेठ का बहुत स्वागत किया। मोहन भी बहुत शालीनता से पेश आया। भोला को भी हरिराम ने बुला लिया था। मंगू सेठ ने मोहन से बेटी का ब्याह तय कर दिया और गांव लौट गए। जाते वक्त गांव में घूम घूम कर देखे, खासकर स्त्रियों को। उन्होंने देखा कि गांव में एक भी स्त्री की नाक नहीं कटी है। मंगल भी जान गया कि अब मेरा जादू नहीं चल पाया है। वह पत्नी के पास आया तो वह भड़क उठी कि एक काम भी ढंग का नहीं करते। मैं बोली थी कि किसी तरह मोहन का ब्याह काट दो, मगर वह भी नहीं कर सके। अब बीड़ा मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं मोहन से बात करती हूँ। मैं 1-8 महीने के लिए मोहन के साथ कहीं चली जाऊंगी, तब आप चिंता मत करना। मंगल बोला कि मुझे चिंता किस बात की होगी। मैं जानता हूँ कि तू एक बार मोहन के साथ भाग गई तो मेरे पास वापस नहीं आने वाली।
हाथ आई चिड़िया एक बार उड़ गई तो कभी वापस नहीं आती। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मोहन तेरे साथ नहीं भागेगा, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। चंपा बोली कि मेरे हर शुभ काम में अड़ंगा डालते हो, तुम्हारे में दम है नहीं कि मुझे एक वक्त की रोटी दे सको। अब मुझे जो रोटी देगा तो उसके साथ तो रहूंगी ही। जब पेट खाली रहेगा तो कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी। रिश्ते भी तभी चल पाते हैं जब पेट भरा हो, खाली पेट तो भगवान भी याद नहीं आते। अगर मेरी बात मोहन से नहीं बनती तो मुझे खुद कोई ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो आज से ही कोई काम शुरू कर दो। मंगल बोला कि मैं बादशाह आदमी हूँ, मैं कोई काम नहीं करने वाला। तुम्हें रहना है रहो, जाना है जाओ। इतना कह वह चला गया। चंपा मोहन से मिलने के जुगाड़ में पड़ गई। वह मोहन के घर आ गई तो हरिराम ने उसे मना कर दिया कि तू मेरे घर मत आया कर और मोहन से दूर रह। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मोहन चाहकर भी चंपा से नहीं मिल सकता था। देखते देखते 1 सप्ताह गुजर गया। मोहन ससुराल के लिए बारात लेकर निकल पड़ा। उसने मंगल को कोई निमंत्रण नहीं दिया था तो वह बागी बन गया था। उसने पत्नी से बोला कि मैं अब अंतिम हथियार का प्रयोग करने श्रीपुर जा रहा हूँ। वह मोहन की बारात जाने से पहले ही श्रीपुर पहुंच गया। उधर मोहन की बारात श्रीपुर में मंगू सेठ के द्वार पर जा लगी। द्वार पूजा पर वर पुजाई की रस्म पूरी हुई। घर की औरतें देवी पूजन को मंदिर में गई। वहीं एक स्त्री को अकेली देख मंगल ने उसकी नाक दांत से काट ली। स्त्री जब तक समझती मंगल भाग लिया, लेकिन भागते हुए मंगल का कपड़ा स्त्री ने पकड़ लिया, लेकिन मंगल उस कपड़े को छोड़कर भाग लिया। वह भागते हुए मंगू सेठ के पास आया और बोला कि मैंने मना किया था कि कुत्ते से बेटी का ब्याह तय मत करो। देखो उसने एक स्त्री की नाक काट ली है। उधर मंदिर पर गई औरतें हो हल्ला करते हुए भागी आ रही थी। मंगल वहां से भाग लिया तो मंगू सेठ ने भी सोच लिया कि कुत्ते जैसे काटने वाले लड़के से मुझे बेटी नहीं ब्याहनी। मैं महामूर्ख से बेटी ब्याह दूंगा मगर कुत्ते से नहीं। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि मारो बारातियों को, दूल्हे को भी मारो। उसने हमारे गांव की स्त्री की नाक काट ली है। गांव वालों को तो आदेश की जरूरत थी, बारातियों को दौड़ा लिया। बाराती दूल्हे सहित भाग लिए। बाराती सोच रहे थे कि यह क्या हो गया। हम कितनी तैयारी से आए थे कि हमें मिठाई खाने को मिलेगी, पूरी जलेबी बूंदिया का मजा लेंगे, मगर मिठाई के बदले लाठी मिल गई। उन सबों को समझ में नहीं आ रहा था कि जब हमारे साथ मोहन मौजूद है तो कब मंदिर में जाकर स्त्री की नाक काट ली। और फिर भला कोई बेवकूफ स्त्री की नाक काटेगा? नाक काटने से क्या हासिल हो पाएगा? बेचारी कुरूप हो जाएगी। बहुत से विचार करते हुए बाराती रामपुर लौट आए। उधर नाक कटी स्त्री मंगू सेठ के पास आई और बोली कि आपने दूल्हे और बारातियों को क्यों भगा दिया? दूल्हे ने मेरी नाक नहीं काटी थी, बल्कि शाम में जो आदमी आपसे मिला था उसने मेरी नाक काट ली, लेकिन नाक मेरी कटी नहीं है। क्या है कि मेरे नाक से पानी बह रहा था, वो पानी को ही नाक समझकर ले गया। देखिए उसका कपड़ा मेरे हाथ में है। मंगू सेठ समझ गया कि साला रामपुर के चबूतरे पर मिले आदमी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बाराती तो भाग गए, अब बेटी का ब्याह कैसे हो? उसने बहुत विचार कर अपने दूर के रिश्तेदार से लड़की का ब्याह करा दिया, लेकिन लड़की ने बगावत कर दी कि मुझे इस बेवकूफ के साथ नहीं जाना। मेरा ब्याह कहीं और तय था और आप इस पागल से मेरा ब्याह करा दिए। ये तो ठीक से बोलता भी नहीं। मंगू सेठ ने अपनी इज्जत की दुहाई देकर लड़की को उस आदमी के साथ सुबह में विदा कर दिया। क्योंकि वह डोली बारात तो लाया नहीं था तो पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते वह महुआपुर के जंगल में पहुंच गए। मोहन अपनी इज्जत छिपाने के लिए भोर में ही गाय लेकर जंगल आ गया था कि कोई गांव वाला दरवाजे पर आकर मेरा मजाक न उड़ाए, तो वह मन मारकर जंगल में बैठा था। उधर लड़की को विदा कराकर जंगल के रास्ते वो आदमी जा रहा था। वो लड़की से बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, बड़े भाग्य से मुझे मिली हो। लड़की बोली कि ओ तोतले, तू ज्यादा खुश ना हो, मैं सिर्फ अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए घर से निकल आई हूँ। अब जरूरी नहीं है कि तेरे घर जाऊं, मुझे तेरे घर नहीं जाना। अब तू अपना रास्ता नाप, मुझे अपने पति के पास जाना है। मेरा पति रामपुर का मोहन है, मैं अब उसी के पास जा रही हूँ। वो आदमी उसे मनाने लगा कि तुम्हारे पिता ने ही तो तुम्हारे साथ मेरा ब्याह किया है। लड़की बोली कि क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है?
तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे जंगल के कुएं में फेंक दूंगी। वो बोला कि तुम्हारे बाप का राज है, तू मेरी पत्नी है, नहीं चलेगी, मेरे साथ तो बहुत मारूंगा। लड़की बोली कि तोतले, मैं तुझे भौंकने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने उस आदमी को उठाकर कुएं में फेंक दिया और चलती बनी। सारा तमाशा मोहन देख रहा था। वह लड़की से बोला कि ठहरो, उस आदमी को कुएं में क्यों फेंका? अरे वह तो मर जाएगा। मोहन तुरंत उस आदमी को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही वह आदमी भाग खड़ा हुआ कि इस नागिन के साथ मुझे नहीं रहना। वह भाग गया। तब मोहन बोला कि जब तुम्हें इस आदमी के साथ नहीं रहना था तो उसे छोड़ देती, मारने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ नहीं होता तो वह आदमी मुफ्त में मर जाता। लड़की बोली कि मैं कब से समझा रही थी, परंतु मेरी सुन ही नहीं रहा था, तो मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मोहन बोला कि अब कहाँ जाओगी? तब लड़की बोली कि मुझे अपने पति के पास जाना है, रामपुर के मोहन के पास। तब मोहन बोला कि जब तुम मोहन के पास जाना चाहती हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामपुर का मोहन मैं ही हूं। लड़की जब गौर से देखी तो पहचान गई। वो मोहन से बोली कि क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं सकी, आप मुझे माफ करो और अपने घर ले चलो। मोहन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लड़की को लेकर घर आ गया। चंपा जब देखी कि मोहन अपने लिए पत्नी ले आया तो गश खाकर गिर पड़ी। मंगल बोला कि भाग्यवान, अपने को संभालो, तुम मोहन की नहीं मेरी पत्नी हो। मुझे समझ में आ गया है कि क्या करना है। मैं अब मोहन के खेत में काम करूंगा, तुम भी करना। जो कुछ मजदूरी मिल जाएगी हम उसी में संतोष कर लेंगे। चुगली और मुफ्तखोरी से दुनिया नहीं चलती। सभी अपने घर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, बुरी नियत और जलन से दूसरों का बुरा करने वाले आखिर में खुद ही मुंह की खाते हैं। सच्ची और नेक जोड़ी को किस्मत किसी न किसी तरह मिला ही देती है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। आज हम आपके लिए एक राजा, एक रानी और एक रहस्यमयी चोर की बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है और एक छोटी सी गलती कैसे पूरे राज्य पर भारी पड़ सकती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि ममता हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना भरपूर प्यार दें। बहुत पुराने समय की बात है। रतनगढ़ नाम का एक नगर था जहां राजा विक्रमजीत का शासन था। विक्रमजीत एक अयोग्य राजा था जिसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। वह दिन रात राजमहल के रनिवास में ही डूबा रहता था। उसके महल में महारानी पद्मावती को छोड़कर लगभग 20 अन्य रानियां थीं। महारानी पद्मावती ही थी जिनसे प्रजा प्रसन्न रहती थी। पद्मावती बहुत ही साधारण तरीके से रहती थी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रजा के सुख दुख को भली भांति समझती थी। लेकिन राजा विक्रमजीत को अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस नई नई रानियां इकट्ठा करने का शौक हो गया था। वह जहां भी जाता एक स्त्री को अपने साथ ले आता और उसे रानी बना लेता। राजा के इस व्यवहार से दरबारी भी नाखुश रहते थे, लेकिन प्रजा और राज दरबारी सभी को रानी पद्मावती से ही कोई उम्मीद बची थी। उधर नगर में चतुरसिंह नाम के एक चोर ने आतंक मचा रखा था। उसके आतंक से नगर के लोग बहुत परेशान थे। वह एक अजीब किस्म का चोर था। वह बंद दरवाजों के अंदर से भी सामान चोरी कर लेता था। वह घरों में सेंध भी मारता था। लोग घर के अंदर सोए रह जाते और वह सामान लेकर चंपत हो जाता। नगर के निवासी रोज राज दरबार में चोर की शिकायत लेकर आते, लेकिन द्वारपाल उन्हें महल के दरवाजे से ही लौटा देता और कहता, महाराज अभी नई रानी लेकर आए हैं और 1 महीने तक रानी के साथ ही रहेंगे। अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि राजा को परेशान कर सके। द्वारपाल ताना मारते हुए कहता, यार तुम लोग कैसे आदमी हो? तुम लोगों को अपने माल की रक्षा खुद करनी चाहिए। कुछ राजा साहब से सीखो, वे अपने माल की रखवाली खुद करते हैं। मेरा मतलब है नई रानी की रखवाली खुद करते हैं, उस पर कोई पहरा नहीं लगाते। जाओ अपनी संपत्ति की हिफाजत करो। तब नगर के लुटे पिटे लोग कहते, अब हम किस धन की रखवाली करें? जो कुछ हमारे पास था वह तो चोर ले गया। द्वारपाल चढ़कर बोलता, 1 महीने बाद आना, अभी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे तुम लोगों के लिए फांसी पर नहीं चढ़ना। राजा साहब अभी रनिवास में व्यस्त हैं,
इस तरह दिन भर लोग आते रहते और द्वारपाल सबको लौटाता रहता। महीने बीत गए, लेकिन राजा से कोई नहीं मिल सका। उधर चोर अब नगर के व्यापारियों को अपना शिकार बनाने लगा। कई बड़े व्यापारी लुट गए तो वे राज दरबार की तरफ दौड़े, मगर द्वारपाल ने उन्हें भी लौटा दिया। ये सारा तमाशा महारानी पद्मावती की एक दासी देख रही थी। उसने नगर के व्यापारियों से कहा, आप लोग व्यर्थ ही इस द्वारपाल के पास क्यों आते हैं? ये बहुत बड़ा बदमाश और निकम्मा है। आप लोग सीधे रानी पद्मावती से शिकायत कीजिए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगी। व्यापारी बोला, जब राजमहल के दरवाजे पर यह द्वारपाल यमराज बनकर खड़ा है तो हम रानी तक कैसे पहुंच सकते हैं? दासी बोली, रानी से मिलने के दो रास्ते हैं। एक तो रानी सुबह के समय महल के बाहर मंदिर में पूजा करने जाती है, लेकिन उसमें एक समस्या है। रानी साधारण स्त्री के वेश में आती है और उस समय मंदिर में सैकड़ों स्त्रियां जाती हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अगर पहचान सकते हैं तो रास्ते में ही रानी के चरण पकड़ लेना। वह चोर क्या, चोर के बाप को भी सूली पर चढ़वा देंगी, लेकिन रानी के बदले किसी दूसरी स्त्री के चरण पकड़ लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे और तुम्हारी पिटाई भी हो जाएगी। अब दूसरा तरीका यह है कि यहाँ के जंगल के बीच में एक महात्मा रहते हैं। उनका नाम सिद्धनाथ बाबा है। रानी उनका बहुत आदर करती है और राजा भी सिद्धनाथ बाबा से डरता है। आप लोग सिद्धनाथ बाबा से मिलिए, वह या तो राजा को ही सुधार देंगे या फिर चोर सुधर जाएगा। व्यापारी दासी की बात सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें सिद्धनाथ बाबा से ही मिलना चाहिए। व्यापारी सिद्धनाथ बाबा से मिलने जंगल में चले गए। सिद्धनाथ बाबा किसी भी व्यक्ति से पहले बहुत तर्क वितर्क करते थे, तब जाकर समस्या का समाधान बताते थे। जब व्यापारी सिद्धनाथ बाबा के पास गए और अपनी समस्या बताई, महात्मन, हम लोग नगर के सेठ हैं। हमें रोज एक चोर परेशान कर रहा है। वह हमारे घर में रखे सामान चुरा लेता है। सिद्धनाथ बाबा बोले, तुम लोग अपने सामान की रखवाली करो। खुले में सामान रख दोगे तो पड़ोसी की भी नियत डोल जाएगी। हो सकता है तुम लोगों का सामान कोई चोर नहीं चुराता हो, बल्कि तुम्हारा पड़ोसी ही चुराता हो। व्यापारी बोले, नहीं महात्मन, सामान एक चोर ही चुराता है। उसका नाम चतुर सिंह है। वह सेंध लगाने में बहुत माहिर है। वह उस घर से भी सामान चुरा लेता है जिस घर में बाहर से ताला लगा रहता है। जिस घर में पति पत्नी सोए रहते हैं, उस घर में भी सेंध लगाकर चोरी कर लेता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। सिद्धनाथ बाबा बोले, यह क्या बात हुई? तुम लोग घोड़े बेचकर क्यों सोते हो? तुम्हें अपने घर की रखवाली करनी चाहिए। अब मेरे पास क्यों आए हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कोई पहरेदार तो हूं नहीं कि चलकर तुम्हारे घर के आगे खड़ा होकर पहरा दूं। तुम लोग राजा से मिलो और कहो कि नगर में पहरेदारी सख्त करे और चोर को पकड़वाए। व्यापारी बोले, हम राजा के पास गए थे, लेकिन राजा किसी से मिलता ही नहीं। राजा को इश्क की बीमारी लग गई है। हर महीने एक नई स्त्री लाता है, उसे रानी बना देता है और रनिवास में पड़ा रहता है। वह कभी किसी से नहीं मिलता। प्रजा का हाल बेहाल है, कोई देखने वाला नहीं है। आप राजा को चेतना में लाइए ताकि वह प्रजा का ख्याल करे। हम चाहते हैं कि आप राजा से मिले। सिद्धनाथ बाबा बोले, मैं एक महात्मा हूँ। मेरा काम भक्ति करना है, प्रजा की देखभाल करना या राजा को सुधारना नहीं। आप लोग यहाँ से जाओ और कोई दूसरा रास्ता तलाशो। व्यापारी समझ गए कि महात्मा के बस में कुछ भी नहीं है। ये भला हमारी मदद क्यों करेंगे? वे निराश होकर नगर को लौट गए तो सिद्धनाथ बाबा बड़बड़ाए, नगर वासियों, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि विधि के विधान को मैं नहीं बदल सकता, फिर भी प्रयास करता हूँ। सिद्धनाथ बाबा जंगल से उठकर सीधे राजमहल की तरफ चल पड़े। जब वे राजमहल के दरवाजे पर गए तो द्वारपाल ने उन्हें वहीं रोक लिया और बोला, आप मेरी आंखों में धूल झोंक कर अंदर क्यों जा रहे हो? जानते नहीं कि अंदर प्रवेश वर्जित है? सिद्धनाथ बाबा बोले, मैं महात्मा हूँ। मेरा नाम सिद्धनाथ बाबा है। मेरा प्रवेश किसी भी राज दरबार में बैरोकटोक होता है। कोई भी मुझे नहीं रोकता। द्वारपाल बोला, आप चाहे सिद्धनाथ बाबा हो या कोई और, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि राजमहल में मेरी मर्जी के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सिद्धनाथ बाबा बोले, चल, तेरी मर्जी मानकर ही राजमहल में चला जाता हूँ। द्वारपाल बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। तुम्हारे जैसे भिखारी साधु रोज आते हैं और मैं उन्हें भगा देता हूँ।
किसी किसी की तो पिटाई भी करनी पड़ती है। सिद्धनाथ बाबा बोले, द्वारपाल, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहा है। तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मेरे क्रोध का शिकार हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक मच्छर को श्राप दूं। द्वारपाल बोला, अरे, मुझको श्राप का डर दिखाते हो? तुम जैसे भिखारी मुझे रोज श्राप देकर जाते हैं। सिद्धनाथ बाबा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, दुष्ट, तो सिद्धनाथ बाबा को ललकारता है? तो पहले मैं उस मूर्ख कामी राजा को श्राप देता हूँ कि वह नपुंसक हो जाए और उसकी मौत उसकी नई रानियों के हाथों से हो, और तू अभी इसी वक्त पत्थर में बदल जाए। इतना कहना था कि द्वारपाल पत्थर में बदलने लगा। वह दुहाई देने लगा, महात्मन, मुझे क्षमा करो। मैं दुष्ट राजा का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने आपको भला बुरा कह दिया। मुझे गरीब को क्षमा कर दो। महात्मा दयावान थे। वे बोले, मूर्ख, तुम्हें पत्थर तो बनना पड़ेगा। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन मुझे तेरी मूर्खता पर दया आ रही है, इसलिए श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता देता हूँ। जिस दिन तुम्हें रानी पद्मावती अपने हाथों से स्पर्श कर देंगी, उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा, तू फिर से मनुष्य बन जाएगा। इतना कहकर महात्मा सिद्धनाथ बाबा जंगल में अपने आश्रम में लौट गए। उधर राजा अचानक से नपुंसक बन गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। उसकी ज्यादातर रानियां बाजारू औरतें थीं। उन्हें जब पता चला कि राजा अब उनके किसी काम का नहीं रहा, तो वे उससे मुक्ति का उपाय सोचने लगी। उन्हें धन और शारीरिक सुख चाहिए था, और अब राजा से इन दोनों की कोई उम्मीद नहीं थी। राजा उन्हें जाने भी नहीं दे सकता था। उसने रानियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था कि राजा की आज्ञा के बिना वे महल से बाहर नहीं जाएंगी। एक रानी पद्मावती ही थी जिन पर राजा का कोई प्रतिबंध नहीं था। राजा जानता था कि वह एक धार्मिक स्त्री है और मैं लाख बुरा हूं, मगर वह मेरा त्याग नहीं करेगी, इसलिए उसे महल से बाहर जाने की पूरी छूट थी। मगर अन्य रानियां तो सड़क से उठाकर लाई गई थी, ज्यादातर कोठे वाली थी। जब राजा ने सख्ती बढ़ा दी तो वे नई रानियां बहुत चिढ़ गई और उन्होंने राजा को रनिवास में ही मिलकर मार डाला। राजा की मृत्यु का समाचार सुनकर राज दरबारी रनिवास की तरफ भागे तो रानियों को भागने का मौका मिल गया और वे भाग गईं। महल में अकेली रानी पद्मावती और उनका एक नन्हा सा राजकुमार अजय बच गए। राजा के मरने के बाद रानी पद्मावती ने राजगद्दी संभाल ली। वह बहुत दयालु रानी थी। उन्होंने प्रजा के लिए राज दरबार का दरवाजा खोल दिया। अब लोग अपनी फरियाद लेकर आ सकते थे। रानी फरियादियों की फरियाद सुनती। नगर के व्यापारी भी अपनी समस्या लेकर आ गए। महारानी, चतुरसिंह नाम का चोर नगर में आतंक मचा रहा है। वह रोज किसी न किसी घर में चोरी करता है। उसके आतंक से बड़े व्यापारी नगर छोड़कर जाने लगे हैं। आप उसके आतंक को रोकिए। रानी ने सैनिकों को आदेश दिया, उस चोर को पकड़ने के लिए हजारों सैनिक लग जाओ। उस चोर को 7 दिन के अंदर जिंदा या मुर्दा राज दरबार में हाजिर करो। अगर नहीं ला सके तो सभी सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने सेनापति से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए कि पिछले 2 साल से एक मामूली चोर ने सभी प्रजा के नाक में दम कर रखा है और तुम लोग मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो। एक मामूली चोर पकड़ा नहीं जाता तो तुम लोग कोई युद्ध कैसे लड़ पाओगे? सेनापति को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा तो वह जी जान से लग गया। रानी के सारे सैनिक जंगल में फैल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि चोर जंगल में ही कहीं छिपता है। इस बात की खबर चोर चतुरसिंह को भी लग गई कि रानी के सैनिक हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं और रानी ने मुझे 7 दिन में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। चोर बहुत डर गया कि अब मेरे जिंदगी के दिन सिर्फ 7 बचे हैं। हजारों सैनिक तो मुझे पाताल से भी ढूंढ लेंगे। सैनिक नगर से लेकर गांव और जंगल में भी डेरा डाल चुके थे। अब चतुरसिंह के पास दूसरे नगर में भाग जाने का भी मौका नहीं था। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मौत उसके बहुत करीब थी, लेकिन वह एक शातिर चोर था जो साधारण तरीके से किसी के हाथ नहीं आने वाला था। उसके दिमाग में आया, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने लोगों को लूटकर इतना धन जंगल में छिपाया है कि उतना तो राज दरबार के खजाने में भी नहीं होगा। लेकिन अब वह किस काम का? वह तो सब मिट्टी में दबा रह जाएगा। वह न तो मेरे काम आया न किसी दूसरे के काम आएगा।
उसने सोच लिया कि अब मुझे एक बार सिद्धनाथ बाबा के पास जाना चाहिए, शायद वे मेरी कुछ सहायता कर सके। चोर भागकर सिद्धनाथ बाबा के पास गया। बाबा, मुझे बचा लो, मुझे राजा के सैनिक मार डालेंगे। महात्मा सिद्धनाथ बाबा बोले, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें राजा के सैनिक क्यों मार डालेंगे? मैं पिछले 30 साल से जंगल में हूं, मुझे तो कोई नहीं मारता। फिर तुम्हें किस बात का डर है? चतुर सिंह बोला, महाराज, मैं एक चोर हूं, इसलिए मेरे पीछे राजा के सैनिक पड़े हैं। महात्मा बोले, तो तुम चोर हो तो जाओ चोरी करो, अपने घर में जाकर छिपो। मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास कोई छिपने लायक जगह नहीं है। तुम मेरे पास रहे तो मुझे भी फंसा दोगे। सैनिक मुझे चोर का मददगार समझकर पकड़ ले जाएंगे। तुम कोई छिपने का अलग स्थान तलाशो, भागो यहां से। चोर समझ गया कि भगवान से विमुख होकर सबको कष्ट पहुंचाने वाले का मुश्किल में कोई साथ नहीं देता। उसके कर्म ही ऐसे हैं कि साधु भी उसे लात मारकर भगा देगा। वही हो भी रहा था। चतुर सिंह बोला, महात्मन, मुझे भगवान के लिए बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। यह सच है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत सारा धन लूटा है, लेकिन मैंने वह धन सुरक्षित रखा है, उसमें से एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं किया है। मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, सच में मैं साधु बन जाना चाहता हूँ। महात्मा बोले, मूर्ख, चोर कभी साधु नहीं बनता और न ही मूसल से कभी धनुष बनता है। हाँ, तुम एक सज्जन पुरुष बन सकते हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? चतुर सिंह बोला, महात्मन, मुझे बचा लो तो मैं हमेशा के लिए सज्जन आदमी बन जाऊंगा। महात्मा बोले, तुमने भगवान का वास्ता दिया है तो मैं तुझे नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना होगा। मेरे लिए बहुत काम करने पड़ेंगे। जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी, फल तोड़कर लाने पड़ेंगे, गायों की रखवाली करनी पड़ेगी और गांवों से मधुकरी मांगकर लाना पड़ेगा। यह सब काम तुमसे नहीं हो पाएगा। चोर बोला, महात्मन, जब जान पर बन आती है तो मनुष्य को हर प्रयास करना पड़ता है। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। महात्मा ने चतुर सिंह को कुछ वस्त्र दिए और बोले, आज तुम इसे पहनकर मेरे आश्रम में बैठ जाओ और मेरे साथ भजन कीर्तन करो। तुम शाम तक किसी भी परिस्थिति में अपनी आंखें मत खोलना, चाहे यहां प्रलय ही क्यों ना आ जाए। चतुर सिंह ध्यान लगाकर बैठ गया, लेकिन वह चोर था, उसका मन चंचल था। वह ध्यान में तो बैठ गया, मगर चोर नजरों से थोड़ी आंखें खोलकर देख ले रहा था कि कौन आया और कौन आश्रम से गया। उसने देखा कि राजा के सैनिक आश्रम में आ गए हैं। उन्हें देखकर चतुर सिंह का मन भागने को हुआ, लेकिन वह महात्मा की बात याद करके रुक गया। महात्मा ने कहा था कि प्रलय आ जाए तब भी आंखें मत खोलना, तो वह आंखें बंद करके बैठा रहा। सैनिक उसे एक युवा सन्यासी समझकर चले गए। उसे सन्यासी की ताकत और भगवान में आस्था का पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि भगवान की शरण में जाने वाले ढोंगी का भी कल्याण हो जाता है। तो उसने भगवान के भजन में मन लगा लिया और रोज भक्ति करने लगा। एक सप्ताह तक जब नगर में कहीं चोरी नहीं हुई और सैनिक चोर को ढूंढकर थक गए, तो वे रानी के पास आए और बोले, महारानी, हमने चोर को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमने पेड़ के पत्तों से लेकर जंगल की झाड़ियों तक सब जगह तलाशा है। जंगल में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हमने चोर की तलाश न की हो, लेकिन चोर कहीं नहीं मिला। हमने चोर को ढूंढने के लिए गांवों को भी नहीं छोड़ा और स्त्रियों में भी ढूंढा कि कहीं वह स्त्री का वेश धरकर तो नहीं छिप गया है, लेकिन हमारे राज्य में वह चोर अब नहीं है। महारानी, आपके डर से, आपके फरमान को सुनकर चोर दूसरे राज्य के जंगलों में भाग गया है। अब आप गुप्तचरों को आदेश दीजिए कि वे चोर का पता लगाएं कि वह किस राज्य में छिपा है। हम उस चोर को पकड़ने के लिए उस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। रानी बोली, दूसरे राज्य में पता लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपने राज्य में चोर नहीं होना चाहिए। उस पर निगरानी रखो कि लौटकर फिर हमारे राज्य में वापस ना आ जाए। सैनिकों की जान में जान आई कि रानी ने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला। वे महारानी से बोले, महारानी, हम पूरी मुस्तैदी से चोर पर नजर बनाए हुए हैं। यदि वह हमारे राज्य में आने का दुस्साहस करता है तो हम उसे जिंदा पकड़कर आपके सामने लाकर पटक देंगे। रानी बोली, ठीक है, जाओ अपनी ड्यूटी करो। उधर चोर अब महात्मा सिद्धनाथ बाबा के आश्रम में ही रहने लगा था। जंगल से रानी के सैनिकों की वापसी हो गई थी
और अब जंगल में सख्त पहरा नहीं था। तो चतुर सिंह महात्मा के लिए जंगल से लकड़ियां लाता, फल लाता, फूल तोड़ लाता, गाय चरा लाता और गाय का दूध निकालता। इस तरह करते करते उसे अब कई साल गुजर गए। अब नगर के लोग चोर चतुर सिंह को भूलने लगे थे। बहुत से लोग तो यह मान चुके थे कि चतुर सिंह मर चुका है। यदि जिंदा होता तो जरूर उसके चर्चे दूसरे राज्यों में भी होते। समय गुजरते देर कितनी लगती है। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए। रानी का पुत्र अजय 16 साल का हो चुका था, तो रानी पद्मावती ने उसे राजा बना दिया। अब रत्नगढ़ का राजा अजय था, लेकिन अजय का राजा गद्दी पर बैठना शुभ नहीं हुआ। राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा के पास पहले से संचित अन्न नहीं था, क्योंकि 30-40 साल से कोई अकाल नहीं पड़ा था, तो किसी को अकाल पड़ने का अनुमान नहीं था। जब अकाल पड़ गया तो प्रजा में हाहाकार मच गया। रानी ने अपने पुत्र अजय से कहकर राज दरबार का भंडार खुलवा दिया और प्रजा के लिए अन्न बंटवाने लगी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन प्रजा की यह खुशी दूसरे साल तक नहीं रह सकी। राज्य फिर से सूखे की चपेट में आ गया, तो राजा अजय ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि राज दरबार के भंडार में भी अन्न नहीं था। मंत्री के समझाने पर अजय ने अन्न का वितरण बंद कर दिया। प्रजा में भूखमरी जैसे हालात हो गए। लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो कुछ लोग राजा अजय को ही पनौती मान रहे थे कि जब से यह राजा बना है, राज्य की प्रजा पर संकट आ गया है। प्रजा के लोग जंगल में भागकर महात्मा सिद्धनाथ बाबा के पास गए। बाबा, अब आप ही कोई मदद कर सकते हो। सिद्धनाथ बाबा अपने चेले चतुर सिंह से बोले, वत्स, अब सही समय आ गया है कि तुम लूटे हुए धन का सही उपयोग कर सको। तुम उस धन को जंगल में गड़े हुए स्थान से निकाल लाओ और गरीब लोगों में रोज वितरण करो। उस धन से प्रजा के लोग अन्न खरीद लेंगे। राज्य में सूखा पड़ने से विपत्ति नहीं आई है, विपत्ति जमाखोरी से आई है। दरअसल तुम लुटेरे नहीं थे, असली लुटेरे तो अब भी नगर के बीच बैठे हैं, जो गरीबों का खून पीते हैं। उनकी गाड़ी कमाई को औने पौने दामों में खरीद कर उसे 3 से 4 गुनी कीमत में बेच रहे हैं। गरीब प्रजा के पास तो पैसे ही नहीं है। तुम उस लूटे हुए पैसे को अब पुण्य के काम में लगा दो। चतुर सिंह ने इतना धन छिपा रखा था कि वह 4-5 साल तक राज्य की प्रजा को खिला सकता था। वह महात्मा सिद्धनाथ बाबा का आदेश पाकर दूसरे दिन से प्रजा में धन का वितरण करने लगा। प्रजा के लोग राज दरबार न जाकर सिद्धनाथ बाबा के आश्रम में जाने लगे। सिद्धनाथ बाबा चमत्कारी महात्मा थे। उनसे भूखे प्यासे प्रजा का दुख देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपने योग बल से एक अक्षय पात्र प्रकट कर लिया और अब धन के साथ भोजन भी बंटने लगा। प्रजा के लोग महात्मा सिद्धनाथ बाबा के जयकारे करने लगे। इस तरह 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 साल गुजर गए। इस बात की खबर महारानी को पहले ही लग गई थी, तो वे भी महात्मा के पास पहुंच गई। महात्मन, आप अब प्रजा के लिए भोजन वस्त्र का नहीं, बल्कि स्थायी निवारण कीजिए, ताकि प्रजा के लोग निकम्मे न हो जाए। आप मेघों के देवता को ही प्रसन्न कीजिए कि हमारे राज्य में वर्षा हो जाए। महात्मा बोले, महारानी, प्रकृति के नियम को हम भी नहीं बदल सकते, हम किसी के कर्म को नहीं बदल सकते। राज्य में अकाल क्यों पड़ा है, इसको जानना जरूरी है। हमारे आसपास के पड़ोसी राज्यों में जमकर बरसात हो रही है, जबकि हमारा राज्य एक बूंद पानी को तरस रहा है। रानी पद्मावती बोली, महात्मन, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक सिद्ध महात्मा है, आप सब कुछ जानते हैं। महात्मा बोले, इसका जवाब आपके पुत्र अजय के पास है। इसका सही जवाब वही दे सकता है। महारानी, आप अपने पुत्र से ही इसका जवाब तलाशिए। रानी अपने दरबार लौट गई और अपने पुत्र से बोली, अब तुम इस राज्य के राजा हो, और एक बात यह भी सत्य है कि जब से तुम राजा बने हो, तब से दुर्भाग्य राज्य का पीछा नहीं छोड़ रहा। एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा के चलते उसकी सारी प्रजा दुख भोगती है। तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि तुम्हारी गलती की सजा सारी प्रजा भुगत रही है। राजा अजय बोला, माँ, मैंने अपनी जानकारी में ऐसी कोई गलती नहीं की है। अब मेरे पिछले जन्म में कोई गलती हो गई होगी तो उसका तो मुझे ज्ञात ही नहीं है। रानी बोली, आदमी पूर्व जन्म में नहीं, इसी जन्म में अपनी गलतियों का भुगतान करता है। तुमने जरूर कोई बड़ी गलती की है और मुझसे छिपा रहे हो, तो जल्दी से अपनी गलती सुधार ले, वरना अब प्रजा में बगावत के स्वर उठने लगे हैं। संभव है प्रजा बगावत कर दे और तुम्हें राजगद्दी छोड़नी पड़े।
इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम जंगल में सिद्धनाथ बाबा के पास जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। राजा अजय को अपनी गलती का एहसास था। अजय रात को सोया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी गद्दी जाती हुई दिख रही थी। वह सोचने लगा कि 5 साल पहले वह जंगल में शिकार करने गया था। वह एक चीतल का पीछा करते हुए जंगल के काफी अंदर चला गया था। चीतल जंगल में कहीं गुम हो गया। उसे ढूंढते हुए वह एक झील के किनारे चला गया था। चीतल तो उसे नहीं मिला, मगर झील के उस पार उसे एक लड़की दिखाई पड़ी जो मधुर स्वर में गा रही थी। उसकी मधुर बोली ने उसके मन को मोह लिया था। वह उसके पास जाने को बेकरार हो उठा, मगर विशाल झील को पार करना संभव नहीं था। झील के दोनों किनारों से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं था। भयंकर कांटेदार झाड़ियां थी। लेकिन उस लड़की से मिलने के लिए वह कोई भी जोखिम उठाने को तैयार था, तो उसने सोचा कि झील को तैरकर पार कर जाऊं। वह झील के पास गया तो एक लकड़हारे ने उसे मना किया। राजकुमार, आप जल में उतरने की गलती मत करना। इसके जल में हाथ लगाते ही या इस झील का पानी पीते ही अंधे हो जाओगे। वह संभल गया था और झील में नहीं उतरा था। उसने लकड़हारे से पूछा था कि झील के पार वाली लड़की कौन है। तब लकड़हारे ने बताया था, राजकुमार, उसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह रोज झील के किनारे आती है और गाती है। मैं उसे 3-4 सालों से गाते हुए देख रहा हूँ। तब उसने लकड़हारे से उस पार जाने का मार्ग पूछा, तो लकड़हारे ने बताया कि उसे भी सही रास्ता नहीं पता। वह लकड़हारे की बात मानकर दूर के रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ गया और 2-2.5 घंटे के कठिन प्रयास के बाद उस स्थान पर पहुंचा, मगर वहां कोई लड़की नहीं थी। उसने सिर उठाकर दूसरे किनारे पर देखा तो वह लड़की अब दूसरे किनारे पर थी जहां से वह चला था। उसने सोच लिया कि अब वह उस पार जाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि यहीं बैठकर उसके इस पार आने का इंतजार करेगा। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा, मगर लड़की उस पार नहीं आई। देखते देखते रात हो गई तो उसे डर लगने लगा। भयानक जंगल में उसे कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिखा। वह घबराए हुए झील की तरफ देखा तो वहां से झील गायब थी और सामने हरा भरा मैदान था। यह देखकर वह और भी डर गया कि यह तो किसी मायावी राक्षसी की माया है। राजकुमार अजय बिस्तर पर लेटे पुराने ख्यालों में खो गया था। उसने देखा था कि झील गायब हो गई है। वह काफी डरा सहमा था कि तभी वह लड़की चलते हुए पास आ गई। उसने फिर से सामने देखा तो वहां विशाल झील थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। जब लड़की उसके पास से गुजरने लगी तो उसने पूछ लिया, कौन हो आप? इस घने जंगल में क्या करती हो? लड़की बोली, मुझसे पूछने से पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए। तब उसने उस लड़की से कहा था कि वह एक गांव का गरीब किसान है। उसने मजाक में कह दिया तो लड़की भी मान गई। लड़की ने कहा, मैं एक अंधी लड़की हूँ, मेरी खोज खबर किसको है? उसके मुंह से अंधी होने की बात सुनकर वह सहम गया था, लेकिन उसे लकड़हारे की बात याद आ गई तो वह समझ गया कि इस लड़की ने जरूर झील में स्नान कर लिया है या पानी पी लिया है, इसीलिए अंधी हो गई है। उसने लड़की से कहा, माफ करना, मैं नहीं जानता था कि आप अंधी हो, वरना मैं कब का आपकी मदद कर दिया होता। वैसे आप रहती कहाँ हो? लड़की बोली, अभी मेरे निवास स्थान पर चलो, हम वहीं बात करेंगे। वह उस लड़की के साथ आगे गया तो पहाड़ी में एक गुफा थी जहां लड़की रहती थी। लड़की ने बताया था कि वह जन्म से अंधी नहीं थी, झील का पानी पीने से अंधी हो गई थी। उसने बताया कि झील दिन में 2 बार गायब हो जाती है, ये कोई जादुई झील है। लड़की की बात सुनकर उसने कहा था, मैं अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। तुम इतनी अच्छी हो कि कोई भी तुम्हें पत्नी बनाना चाहेगा। लड़की बोली थी, क्यों मुझ अंधी से मजाक करते हो? भला कोई अंधी से विवाह करता है? उसने लड़की से कहा, मैं अभी विवाह करने को तैयार हूँ। जिसके पास दिल होता है वह दिल से प्रेम करता है, उसे शरीर से कोई मतलब नहीं होता। उसने घंटों मीठी मीठी बातें करके उस लड़की को भरोसे में ले लिया था। सच तो ये था कि उसे लड़की से कोई प्रेम नहीं था, बस एक हवस की भूख थी जिसे वह मिटाना चाहता था। हवस के शिकारी हमेशा मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो उसने भी उठा लिया। लड़की उस पर इतना भरोसा कर गई कि उसने अपने को उसे सौंप दिया। रात भर वह उस लड़की के साथ रहा और बोला, मैं 1-2 दिन में फिर से आता हूँ तो तुम्हें घर ले चलूंगा।
मुझे पहले अपने माता पिता को भरोसे में लेना होगा। लड़की बोली थी, अब तो लुट चुकी हूँ, अब क्या घबराना, अब तुम्हारे ही भरोसे हूँ। वह राजमहल लौट आया था, मगर उस लड़की के मोह जाल में फंस गया था। वह उससे छिपकर 1 साल तक मिलता रहा। एक दिन लड़की ने बताया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। वह लड़की से वादा करके आया कि कल तुम्हें यहाँ से अपने घर ले चलूंगा, लेकिन 4 साल गुजर गए, वह उस तरफ गया ही नहीं। उसने उस लड़की की कोई खोज खबर नहीं ली। राजा अजय को सब याद था कि उसके धोखे के कारण ही यह सब हो रहा है। वह लड़की कोई साधारण नहीं है। उसने विचार कर लिया कि वह उस लड़की से मिलेगा और उससे क्षमा मांगेगा, लेकिन उससे पहले महात्मा सिद्धनाथ बाबा से मिलेगा। राजा अजय सुबह में महात्मा के पास गया और प्रजा के कल्याण का उपाय पूछा, तो बाबा भड़क गए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे द्वारपाल की तरह पत्थर बना दूंगा। बेशर्म राजा, तुमने एक अंधी लड़की को धोखा दिया है। उसकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि सारी प्रजा कराह उठी है। तू राजा बनने के लायक नहीं है। अजय बाबा के पैर पकड़ लिया। महात्मन, मुझे माफ करो, मैं अभी उस लड़की को अपनाने को तैयार हूँ। आज ही उसके पास जा रहा हूँ। महात्मा बोले, तू देर मत कर, अभी जा और उस लड़की को ढूंढ ला। अजय तुरंत उस झील के पास चल पड़ा। जब झील के पास गया तो उस पार उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। वह लकड़हारा आज भी लकड़ी लेकर जंगल से लौट रहा था, तो अजय ने पूछा, भाई, क्या वह लड़की झील के पार से आज भी संगीत गाती है? तब लकड़हारे ने बताया, नहीं राजकुमार, अब वह लड़की कभी संगीत नहीं गाती। 3-4 साल हो गए, किसी कमीने ने उसे धोखे में रखकर उससे झूठा विवाह कर लिया था। उसने एक पुत्र को जन्म भी दिया था, लेकिन वह 3-4 सालों में फिर कभी नहीं दिखी। अजय झील के गायब होने का इंतजार करने लगा, मगर झील का पानी नहीं सूखा। तो उसने वही पुराना वाला रास्ता चुना और पहाड़ी से उतरकर झील के पास आया, मगर उसे कोई नहीं मिला। वह उस गुफा के पास गया, मगर गुफा में भी कोई नहीं था। वह उस लड़की का पता लगाने पहाड़ी पार के गांव में गया, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। ढूंढते ढूंढते वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैं रतनगढ़ का राजा हूँ, मुझे एक स्त्री की तलाश है। वह आदमी बोला, हाँ, एक लड़की उस पार रहा करती थी, मगर कोई धोखेबाज उसे छल गया। वह कहीं चली गई, पता नहीं उसका क्या हुआ। राजा ने एक उपाय सोचा। वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, बाबा, मुझे उस लड़की का पता बता दो। लड़की को धोखा देने वाला किसान पकड़ लिया गया है, लेकिन वह खुद को निर्दोष बता रहा है। अब वह लड़की ही उसकी शिनाख्त कर सकती है। मैं राजा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि लड़की के साथ पूरा इंसाफ करूंगा। वह आदमी राजा को नहीं पहचानता था। जब इतनी बात सुनी तो बोला, मैं उस कमीने की पहचान के लिए उस लड़की को सामने ला दूंगा। वह कहीं दूर नहीं गई है, वह हमारे घर में ही है। वह बूढ़ा बोला, मोहिनी, घर से बाहर आओ, मैं आज तुझे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वह लड़की घर से बाहर आई। आज उसके हाथ में छड़ी नहीं थी, बल्कि एक 3-4 साल का बच्चा था जो स्त्री का हाथ पकड़कर ला रहा था। बच्चे को देखते ही अजय का दिल मचल उठा। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा। मुझे माफ करना बेटे, मैंने तुम्हें पिता के प्यार से वंचित रखा। राजा बोला, बाबा, मैं ही वह कमीना किसान हूँ जिसने इस स्त्री को धोखा दिया था, लेकिन मैं कोई किसान नहीं हूँ, मैं रतनगढ़ का राजा हूँ। ये लड़की मेरी रानी है और ये बच्चा मेरा राजकुमार है। बाबा, आप मेरी पत्नी और बच्चे को विदा करो। लड़की आवाज से ही पहचान गई थी। वह बहुत नाराज हुई। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। धोखेबाज का क्या भरोसा? राजा बोला, मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। तुम मेरे साथ नहीं तो इस बाबा के साथ ही मेरे दरबार में चलो। पहले हमें सिद्धनाथ बाबा के आश्रम चलना है। वह राजा अजय के साथ महात्मा सिद्धनाथ बाबा के आश्रम के लिए चल पड़ी। उसने राजा से कहा, आपने मेरे विषय में कुछ नहीं जाना है। मैं देवगढ़ राज्य के राजा इंद्रसेन की राजकुमारी मोहिनी हूँ। मुझे शिकार का बहुत शौक था। मैं शिकार के चक्कर में इस जंगल में आ गई और झील का पानी पीकर अंधी हो गई। अजय उसे लेकर सिद्धनाथ बाबा के पास गया। बाबा, मुझे मेरी पत्नी मिल गई है, मेरा राजकुमार मिल गया है। सिद्धनाथ बाबा ने अपने कमंडल से पानी लिया और लड़की की आंखों में छिड़क दिया।
पानी पड़ते ही लड़की देखने लगी। अपने बेटे और पति को देखकर वह खुश हो गई। यह देखकर सिद्धनाथ बाबा नाचने लगे और उनके नाचने से जंगल के मोर भी नाचने लगे। फिर क्या था, भयंकर बारिश हुई और 5 साल का अकाल समाप्त हो गया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा अपनी रानी और पुत्र को लेकर महल में चला गया और अपनी पूरी कहानी माँ को बताई। माँ बेटे पर नाराज हुई, लेकिन बहू को स्वीकार कर लिया। रानी पद्मावती ने बहू को महारानी बना दिया। तब अजय बोला, माँ, हमारे दरवाजे पर जो द्वारपाल पत्थर में बदल गया था, वह तुम्हारे स्पर्श से इंसान बन जाएगा। रानी ने उस द्वारपाल को स्पर्श किया तो वह 16 साल से ज्यादा समय बाद फिर से इंसान बन गया। अजय रानी मोहिनी की सलाह से एक अच्छा राजा साबित हुआ। एक सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि राजा हो या रंक, किसी को धोखा देना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना पाप है, जिसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। सच्ची क्षमा और प्रायश्चित से ही संकट दूर होते हैं और जीवन में पुनः खुशहाली आती है। आज हम आपके लिए लाए हैं कामचोर बहू की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव में ठाकुर परिवार का नाम बड़े इज्जतदार परिवारों में शुमार होता था। ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी सावित्री जी ने अपनी जिंदगी बड़ी मेहनत और अनुशासन से गुजारी थी। उनका इकलौता बेटा अर्जुन पढ़ाई में खूब तेज था और शहर में नौकरी करता था। जब अर्जुन की शादी गांव के पास वाले कस्बे की लड़की रंजना से तय हुई तो पूरे गांव में यही चर्चा थी कि ठाकुर परिवार को कैसी बहू मिलेगी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रंजना दिखने में सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी, पर उसका मिजाज थोड़ा अजूबा था। पहली ही रात से उसका बर्ताव ऐसा था कि ठाकुर साहब और उनकी पत्नी को कुछ अटपटा सा लगा। अगले ही दिन जब बहू को सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कामों में हाथ बटाना था, वह गहरी नींद में सोई हुई थी। सावित्री देवी ने जब उसे उठाया तो उसने झट से बहाना बना दिया, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा आराम कर लूं। शुरुआत में सबने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, पर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह कभी सिर दर्द का बहाना करती तो कभी पेट दर्द का। जब भी काम करने की बारी आती, वह किसी न किसी बहाने से बच निकलती। घर के सारे काम सावित्री देवी और नौकरानी के मत्थे आ गए। जब अर्जुन को यह सब पता चला तो उसने अपनी माँ को समझाया कि शायद रंजना को थोड़ा समय देने की जरूरत है। रंजना को देखकर गांव की दूसरी औरतें भी हैरान थीं। आमतौर पर नई बहुओं को अपने ससुराल में खुद को साबित करना पड़ता था, पर रंजना को जैसे इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। वह दिन भर सज धज कर बैठी रहती, कभी फोन पर लगी रहती तो कभी शीशे के सामने खुद को निहारती। काम का नाम सुनते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती। धीरे धीरे सावित्री देवी को समझ आने लगा कि उनकी बहू असल में बड़ी चालाक थी। एक दिन उन्होंने उसे परखने के लिए जानबूझकर कह दिया कि उन्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही और रसोई का काम रंजना को संभालना होगा। ये सुनते ही रंजना भी कराहते हुए बोली, माँ जी, मेरा भी सिर बहुत दुख रहा है, शायद मौसम की वजह से हो रहा है। गांव की कुछ औरतें जो यह सब देख रही थी, धीरे धीरे बातें बनाने लगी। ऐसी बहू तो पहली बार देखी जिसे सारा दिन बस आराम ही चाहिए, एक ने कहा। लेकिन ठाकुर साहब को इस सब का अंदाजा नहीं था। वह बाहर के कामों में व्यस्त रहते और जब घर आते तो रंजना उनके सामने बिल्कुल सीधी सादी बहू बनकर पेश आती। जब भी सावित्री देवी शिकायत करती, अर्जुन भी बीच बचाव कर लेता। एक दिन अचानक घर में मेहमान आ गए। ठाकुर परिवार की दूर की रिश्तेदार गीता ताई और उनके पति रामलाल जी आए थे। गीता ताई पुराने ख्यालों की थी, जहां बहू को घर की जिम्मेदारियों में आगे रहना चाहिए। जैसे ही वे घर में घुसे, उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और रंजना को आराम से सोफे पर बैठे देखकर उनकी भौहें तन गई। अरे बहू, जरा हमारे लिए चाय तो बना दो, गीता ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। रंजना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन अब कुछ नहीं कह सकता था। मजबूरी में वह उठी और रसोई में चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद आवाज आई, माँ जी, गैस जल नहीं रही, आप देख लेंगी। सावित्री देवी मन ही मन मुस्कुराई
लेकिन चुप रही। गीता ताई सब समझ गई। उन्होंने सावित्री देवी को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, बहू बहुत चालाक लग रही है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, देख लेना। गीता ताई को एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि रंजना को घर के काम सिखाने के लिए वे कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगी। ये सुनते ही रंजना को जोर का झटका लगा। उसे समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलने वाली, लेकिन वह भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन कुछ और सोच लिया था। गीता ताई की मौजूदगी से रंजना परेशान हो गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसकी चालाकियां काम नहीं आएंगी। उसने मन ही मन एक नया बहाना बनाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए तो रंजना चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली, माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, शायद मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। ये सुनते ही अर्जुन परेशान हो गया। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? रंजना ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन घर के काम भी तो हैं। ये सुनते ही गीता ताई मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, घर के काम कौन से भागे जा रहे हैं? पहले तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रंजना को यह सुनकर और भी झटका लगा, लेकिन अब कुछ बोलना मुश्किल था। उसे गीता ताई के साथ अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ सामान्य जांच के बाद कहा, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस खानपान और मेहनत की कमी है। थोड़ा घर के कामों में ध्यान दे, शारीरिक गतिविधि से आप जल्द स्वस्थ महसूस करेंगी। रंजना के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने सोचा था कि डॉक्टर कुछ गंभीर बात कह देगा, जिससे उसे और आराम करने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। गीता ताई ने हंसते हुए कहा, देखा बहू, डॉक्टर भी कह रहा है कि मेहनत करो। चलो अब घर चलकर बढ़िया से काम शुरू करते हैं। घर लौटने के बाद गीता ताई ने रंजना को रसोई में काम करने के लिए कहा। पहले तो रंजना बहुत नानुकुर करती रही, लेकिन जब कोई उसकी मदद को नहीं आया तो उसे मजबूरी में आटा गूंथना पड़ा। जैसे ही उसने गूंथना शुरू किया, उसने जानबूझकर ज्यादा पानी डाल दिया ताकि आटा खराब हो जाए। माँ जी, मुझसे आटा नहीं संभल रहा, सब गीला हो गया। सावित्री देवी ने गुस्से से देखा, लेकिन गीता ताई ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। फिर उन्होंने रंजना से झाड़ू लगाने के लिए कहा। रंजना ने सोचा कि यह काम आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ू उठाया, गीता ताई ने टोक दिया, बहू, झाड़ू ऐसे नहीं पकड़ी जाती, देखो इस तरह पकड़ो। और उन्होंने खुद झाड़ू चलाकर दिखाया। जब रंजना ने काम शुरू किया तो गीता ताई ने चालाकी से उसे और मुश्किल बना दिया। अरे, कोने में धूल रह गई, फिर से साफ करो। रंजना झुंझला रही थी, लेकिन वह गीता ताई का सामना नहीं कर सकती थी। जब उसने देखा कि सारा दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसने एक और चाल चली। रात में उसने अर्जुन को धीरे से कहा, सुनो, माँ को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं, लेकिन गीता ताई तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे हर वक्त काम में लगाए रखती है। मैं बीमार हूँ, फिर भी कोई मेरी हालत समझ ही रहा। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन गीता ताई ने फैसला किया कि रंजना को थोड़ा और सिखाने के लिए वे उसे बाहर खेतों में ले जाएंगी, जहां गांव की औरतें मेहनत करती थी। जब यह बात रंजना को पता चली तो उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा कि अब अगर कोई बड़ा नाटक नहीं किया तो उसे सच में काम करना पड़ेगा। रात में सबके सोने के बाद उसने अपने कमरे की अलमारी से एक पुराना कांच का टुकड़ा निकाला और उसे हल्का सा अपने पैर पर रगड़कर छोटी सी खरोंच बना ली। सुबह जब गीता ताई ने उसे जगाया तो वह जोर जोर से कराने लगी, माँ जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है रात में कुछ काट लिया। सावित्री देवी और गीता ताई उसके पास आई और देखा कि उसके पैर में हल्की सी चोट थी। अर्जुन भी परेशान हो गया, ये कैसे हुआ? रंजना रोने लगी, मुझे नहीं पता, शायद कोई कीड़ा था या मैंने गलती से टेबल से टकरा दिया, अब तो खड़ा भी नहीं हो पा रही। ये सुनते ही अर्जुन ने कहा, अगर तबीयत इतनी खराब है तो खेत जाने की जरूरत नहीं, आराम करो। गीता ताई को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब रंजना को मौका मिल गया। उसने 2 दिन तक बिस्तर पर ही पड़े रहने का नाटक किया, लेकिन गीता ताई भी चुप नहीं बैठी। तीसरे दिन उन्होंने अर्जुन के सामने ही कह दिया, बहू,
आज मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वह आकर देखेगा कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। रंजना का चेहरा उतर गया। उसने बहाना बनाया, अरे नहीं, अब तो मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, ज्यादा आराम करने से खुद ब खुद ठीक हो गई हूँ। गीता ताई ने ताली बजाई और हंसकर बोली, वाह बहू, तुम्हारी बीमारी भी कमाल की है। जब काम करने को कहो तो बढ़ जाती है, और जब डॉक्टर को बुलाओ तो ठीक हो जाती है। यह सुनकर सावित्री देवी और अर्जुन दोनों को ही शक हुआ। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी माँ सही कह रही थी, लेकिन रंजना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि अब उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो पूरे घर की नजरों में गिर जाएगी। उसे एक नई साजिश रचनी होगी ताकि सब फिर से उसकी बात मानने लगे। रंजना को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि गीता ताई उसकी चालाकियों को पकड़ने में माहिर है। वह जितनी भी कोशिश कर रही थी, सब नाकाम हो रही थी। उसे लगने लगा कि अब अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरे घर में उसकी सच्चाई खुल जाएगी और उसकी आराम से जीने की योजना बर्बाद हो जाएगी। उसने एक नई चाल चली। रात को जब अर्जुन कमरे में आया तो रंजना ने चेहरे पर गहरी उदासी का भाव लाते हुए कहा, सुनो, माँ जी मुझसे खुश नहीं है। गीता ताई भी हमेशा मुझ पर नजर रखती है। मुझे अब लगने लगा है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? माँ और ताई तुम्हें सिखा रही है, तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। रंजना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, पर क्या सिर्फ बहू को ही सब कुछ सीखना पड़ता है? कोई और तो कुछ नहीं सीखता। मैं दिन भर बस ये सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ ताकि सब मुझसे खुश रहे। अर्जुन को रंजना पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने सावित्री देवी से कहा, माँ, रंजना को थोड़ा आराम दो, वह बहुत परेशान महसूस कर रही है। गीता ताई हमेशा उसे काम के लिए टोक रहती है। सावित्री देवी चौंक गई। तू ये क्या कह रहा है अर्जुन? तेरी बीवी कामचोर है, उसे बस बहाने बनाने आते हैं। अर्जुन थोड़ा गुस्से में आ गया। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रंजना को थोड़ा वक्त दीजिए। गीता ताई जो पास ही बैठी थी मुस्कुराई और बोली, बहू को वक्त देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। रंजना ने अंदर ही अंदर यह बात सुन ली और समझ गई कि अब उसे अर्जुन को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना होगा। उसने रात को रोते हुए अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस माहौल से निकालो। अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ की सुने या पत्नी की। रंजना ने अपनी चाल को और आगे बढ़ाने के लिए बीमार बनने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने खाना कम कर दिया और हमेशा कमजोर दिखने की कोशिश करने लगी। कभी वह सिर दर्द की शिकायत करती तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाती। सावित्री देवी और गीता ताई उसकी हरकतें देख रही थी। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह रंजना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अंदर से जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन और बाकी घर वाले दरवाजा पीटने लगे। रंजना, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद रंजना ने दरवाजा खोला और रोते हुए बोली, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे मायके जाना है। अर्जुन ने उसे चुप कराया और कहा, ऐसी बातें मत करो। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें रंजना को उसके मायके भेज देना चाहिए ताकि वह कुछ दिन सुकून से रह सके। सावित्री देवी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वह कुछ कह नहीं सकी। रंजना मायके चली गई, लेकिन वहां जाकर भी उसने अपनी साजिश जारी रखी। उसने अपने माता पिता से कहा, ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं है, माँ जी और गीता ताई मुझसे बहुत काम करवाती है। उसकी माँ चिंता में पड़ गई। बेटी, अब क्या करना चाहती हो? रंजना ने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ महीनों तक मायके में रह जाऊं और अर्जुन को बार बार बुलाना पड़े तो धीरे धीरे वह अपनी माँ से दूर हो जाएगा। फिर मैं जैसा चाहूंगी वैसा करवा सकती हूँ। इस चाल के चलते उसने अर्जुन से फोन पर बहाने बनाने शुरू कर दिए। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अर्जुन परेशान हो गया और बार बार अपनी माँ से कहने लगा कि रंजना को वापस लाने जाना चाहिए। सावित्री देवी और गीता ताई को समझ आ गया था कि यह सब रंजना की चालें हैं, लेकिन वे चुप रहीं। उन्होंने सोचा
कि जब तक अर्जुन खुद सच्चाई नहीं समझेगा तब तक कुछ कहना बेकार होगा। कुछ दिन बाद अर्जुन मायके गया और रंजना को वापस लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रंजना हर बार कोई नया बहाना बना देती। कभी कहती डॉक्टर ने अभी लंबा आराम बताया है, कभी कहती मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, थोड़ा और रुकने दो। अर्जुन धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होने लगा। अब वह गीता ताई और सावित्री देवी की बातों को नजरअंदाज करने लगा। ये देखकर गीता ताई ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अर्जुन को असली सच्चाई से रूबरू करवाया जाए। रंजना को लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि गीता ताई ने पहले ही एक नई चाल चल दी थी। उन्होंने अर्जुन की गैर मौजूदगी में उसकी सारी बहानेबाजी की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला कर लिया था। अब खेल पूरी तरह बदलने वाला था। रंजना को लगने लगा था कि उसकी चालबाजियां काम कर रही है। अर्जुन अब पूरी तरह से उसके बस में था। उसकी माँ और गीता ताई की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। रंजना ने सोचा कि अब अगर वह कुछ और समय मायके में रही तो अर्जुन खुद ही अपनी माँ से अलग होने का फैसला कर लेगा और फिर उसे ससुराल में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। इधर गीता ताई चुपचाप बैठी नहीं थी। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, बहन जी, अब समय आ गया है कि अर्जुन को उसकी बीवी की असली सच्चाई दिखाई जाए। जब तक वह खुद अपनी आंखों से नहीं देखेगा उसे हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर कैसे? अर्जुन अब हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। गीता ताई मुस्कुराई, अगर कोई आदमी खुद से सच नहीं देखना चाहता तो हमें ऐसा करना होगा कि सच खुद उसके सामने आ जाए। उन्होंने अर्जुन के एक करीबी दोस्त को फोन किया जो उसी शहर में रहता था जहां रंजना का मायका था। गीता ताई ने उससे कहा, तू बस ये पता कर कि रंजना सच में बीमार है या फिर यह सब एक बहाना है। दोस्त ने हामी भर दी और अगले ही दिन वह एक बहाना बनाकर रंजना के घर पहुंचा। रंजना अपने मायके में आराम से बैठी थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी। घर के सारे काम उसकी माँ और बहनें कर रही थी। वह खुद को एक रानी की तरह महसूस कर रही थी। जैसे ही अर्जुन के दोस्त ने उसे देखा, वह समझ गया कि यही सब सिर्फ एक नाटक है। उसने चुपचाप कुछ तस्वीरें खींच ली और अर्जुन को भेज दी। अर्जुन ने जब तस्वीरें देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रंजना, जो खुद को बीमार बता रही थी, वह घर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी, बाजार जा रही थी और आराम से खा पी रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही थी। अगले ही दिन अर्जुन बिना बताए रंजना के मायके पहुंच गया। जब उसने रंजना को आराम से बैठकर हंसते हुए देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। रंजना, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बीमार नहीं हो, तुम बस मुझसे झूठ बोल रही थी। रंजना अचानक चौंक गई, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभालते हुए रोने लगी। अर्जुन, मैं तो सच में बीमार थी, लेकिन अब थोड़ी ठीक हो गई हूँ। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने गुस्से से फोन निकाला और उसके सामने तस्वीरें दिखाई। यह क्या है? तुम तो कह रही थी कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, लेकिन तुम बाजार घूम रही हो, हंसते हुए चाट खा रही हो। ये बीमारी का कौन सा लक्षण है? रंजना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी माँ और बहनें भी चुप थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब बस बहुत हो गया। तुम्हें अगर इस घर में वापस आना है तो तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे, वरना तुम यहीं रहो, मैं अकेला लौट जाऊंगा। रंजना को समझ आ गया कि इस बार बात ज्यादा बिगड़ गई है। उसने तुरंत माफी मांगने का नाटक किया। अर्जुन, मैं बस कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है रंजना। अगर अब तुमने कोई चाल चली तो मैं खुद माँ के साथ खड़ा रहूंगा। रंजना मजबूरन उसके साथ ससुराल लौट आई, लेकिन अब वह और भी गुस्से में थी। उसे गीता ताई पर शक था कि उन्होंने ही अर्जुन को सच्चाई दिखाने के लिए कुछ किया है। उसने तय किया कि अब वह इस घर में ऐसी चाल चलेगी कि गीता ताई को ही घर से निकाल दिया जाएगा। घर में लौटने के बाद रंजना ने एक नई योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में यह भरना शुरू कर दिया कि गीता ताई उनके परिवार में बहुत दखल देती है और उनके बिना यह घर ज्यादा शांत हो सकता है। अर्जुन, देखो ना, गीता ताई हर समय किसी न किसी को टोक रहती है।
माँ भी उनके सामने कुछ नहीं कहती। अगर वे अपने घर चली जाए तो हमें ज्यादा सुकून मिलेगा। अर्जुन ने पहले इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब रंजना बार बार यही बात दोहराने लगी तो वह धीरे धीरे इस पर सोचने लगा। रंजना को लगा कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गीता ताई पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, बहन जी, यह लड़की अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है, हमें इस बार इससे एकदम चौकस रहना होगा। सावित्री देवी चिंतित हो गई। अब वह क्या करने वाली है? गीता ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, इस बार हम उसे उसी के खेल में हराएंगे। रंजना अब अपनी आखिरी चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने सोचा कि अगर वह गीता ताई को इस घर से बाहर निकालने में सफल हो गई तो उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। अर्जुन पूरी तरह से उसके बस में आ जाएगा और फिर वह इस घर को अपनी मर्जी से चला सकेगी। उसे यकीन था कि उसकी चालबाजियों से अर्जुन धीरे धीरे अपनी माँ और गीता ताई से दूर हो चुका है। अब बस एक आखिरी धक्का देने की जरूरत थी। रंजना ने अपने मन में एक साजिश रची। उसने घर में ऐसा माहौल बनाने का फैसला किया कि गीता ताई खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाए। उसने धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में यह भरना शुरू कर दिया कि गीता ताई उनके परिवार के लिए अशुभ है। अर्जुन, जब से गीता ताई इस घर में आई है कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। माँ पहले इतनी बीमार नहीं पड़ती थी, घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और तुम्हारे काम में भी नुकसान ही हो रहा है। अर्जुन को यह बातें समझ नहीं आई, लेकिन जब रंजना ने रोज रोज यही कहना शुरू कर दिया तो उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो रंजना ने घर में पूजा रखवा दी थी। उसने एक पंडित को बुलाया था जो जानबूझकर गीता ताई के बारे में अपशकुन की बातें कर रहा था। इस घर में कोई बाहरी स्त्री का प्रभाव बहुत ज्यादा है जिससे गृहस्थी में अशांति हो रही है। अगर यह प्रभाव हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन अब थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब रंजना और पंडित दोनों बार बार यही बात दोहरा रहे थे तो उसे लगने लगा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। रंजना ने मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन से कहा, तुम्हें गीता ताई से सीधे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बर्ताव बदल दो, वे खुद ही समझ जाएंगी और चली जाएंगी। अर्जुन अब गीता ताई से पहले की तरह बात नहीं कर रहा था, वह उनसे दूरी बना रहा था और यह देखकर गीता ताई को समझ आ गया कि रंजना अब अपनी आखिरी चाल चल रही है, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन गीता ताई ने जानबूझकर रंजना के सामने अर्जुन से कहा, बेजा, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि यह घर हमेशा खुशहाल बना रहे, लेकिन लगता है कि अब मैं यहाँ बोझ बन गई हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई के यहाँ चली जाऊंगी। रंजना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। यही तो वह चाहती थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और उम्मीद की कि वह भी इस फैसले में हाँ कर देगा, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गीता ताई ने सावित्री देवी की तरफ देखा जो असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को क्या हो गया है, लेकिन गीता ताई ने उन्हें आंखों ही आंखों में समझा दिया कि वे चिंता न करें। रात को जब अर्जुन अपने कमरे में था तो गीता ताई ने उसकी पुरानी तस्वीरें निकाली जिसमें वह अपनी माँ और गीता ताई के साथ हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा था। उन्होंने चुपचाप वह तस्वीर अर्जुन के तकिए के पास रख दी। सुबह जब अर्जुन की नींद खुली तो उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। उसके मन में ढेर सारी यादें उमड़ आईं। उसे याद आया कि जब उसके पिता का निधन हुआ था तब गीता ताई ने ही उसकी माँ का सहारा दिया था। जब वह छोटा था तो गीता ताई ने उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अर्जुन को समझ आ गया कि वह कितना बड़ा मूर्ख बन चुका था। उसने अपनी माँ और गीता ताई की परवाह करना ही बंद कर दिया था। सिर्फ रंजना की बातों में आकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह रंजना की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। अर्जुन ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने एक दिन सबके सामने रंजना से कहा, अगर गीता ताई को इस घर से जाना ही है तो हमें यह भी देखना होगा कि घर में असली समस्या कौन है। मैंने घर में कुछ कैमरे लगवाए हैं ताकि यह पता चल सके
कि किसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। रंजना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अर्जुन ने सभी को हॉल में बुलाया और कैमरों की रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे रंजना ने गीता ताई को बदनाम करने के लिए बातें बनाई थी। पंडित को पैसे देकर बुलवाया था कि घर में अशुभ प्रभाव है, और कैसे उसने अर्जुन के दिमाग में जर भरा था। सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस घर की बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, रंजना, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार झूठ और फरेब का ही सहारा लिया। अब यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारोगी या ये घर छोड़कर चली जाओगी। रंजना को समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने तुरंत माफी मांगने का नाटक किया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं इस घर में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ न करूं तो मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से रहना होगा। अगर दोबारा तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे इस घर से निकाल दूंगा। रंजना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गीता ताई और सावित्री देवी से माफी मांगी और तय किया कि अब वह सच में अपने बर्ताव को बदलेगी। गीता ताई मुस्कुराई और सावित्री देवी ने राहत की सांस ली। अब इस घर में फिर से शांति लौट आई थी। किसी भी परिवार की खुशहाली आपसी विश्वास, प्रेम और ईमानदारी पर टिकी होती है। छल कपट से पाई गई जीत ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं, और जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है अंततः खुद ही हार जाता है। रंजना ने अपनी चालाकी से घर पर राज करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई की रोशनी ने उसके हर षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। अर्जुन को अंततः यह समझ आ गया कि अपनों को परखने के लिए बाहरी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि खुद के अनुभव और सच्चे रिश्तों को समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिन्होंने हमारे जीवन में संघर्षों के समय हमारा साथ दिया हो। जीवन में सच्चा सुख छल कपट से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है।